तो आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में प्राइम वीडियो पे रिलीज हुई फैमिली मैन सीजन 3 को। सीजन 1 और 2 मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सीजन 3 की शुरुआत में कहानी आती है नागालैंड के कोहिमा शहर में। यहाँ एक बहुत बड़ा सा इवेंट चल रहा था और चीफ गेस्ट के तौर पर डेविड नाम के एक पॉलिटिकल लीडर को बुलाया गया होता है। डेविड इवेंट देखकर काफी प्राउड फील करता है और कहता है कि आखिरकार उन्हें नोटिस किया जा रहा है। आखिरकार हमारे देश में ऐसी पीएम है जो हमारे डेवलपमेंट के बारे में सोच रही है। इसी भीड़ में हमें एक लड़की दिखती है। वो थोड़ी टेंशन में थी। वो अपना बैग नीचे रखती है और वहां से निकल जाती है। बाहर एक लड़का उसका इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही वो लड़के के स्कूटी पर बैठती है, वो अपने बैग में रखे बॉम्ब को एक्टिवेट कर देती है और कुछ ही सेकंड में वहां बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। बॉम्ब ब्लास्ट के बाद दिखाया जाता है कि इस धमाके में 30 लोग मर चुके हैं और 15 लोग घायल हैं। इस हमले में एमसीए पार्टी के चीफ डेविड भी घायल हो गए हैं। फिर दिखाया जाता है कि इम्फाल के बस अड्डे पर भी ब्लास्ट हुआ, दीमापुर के एक होटल में ब्लास्ट हुआ, पासीघाट के पार्किंग लॉट में ब्लास्ट हुआ और भी कई जगह धमाके हुए हैं। लेकिन अभी तक किसी ने इन धमाकों की जिम्मेदारी नहीं ली। इसे टेररिस्ट अटैक बताया जा रहा है। 48 घंटे में नॉर्थ ईस्ट में 6 धमाके हो चुके हैं, लेकिन अभी भी प्राइम मिनिस्टर बासु की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। इसके बाद कहानी आती है मुंबई में। यहाँ हम एनआईए ऑफिसर श्रीकांत को देखते हैं। उसके घर में पूजा चल रही होती है, जबकि उसके दोनों बच्चे अपने फोन में बिजी होते हैं। श्रीकांत को भी कहीं निकलना था, लेकिन पंडित उसे रोककर कहते हैं कि पूजा लंबी चलेगी तो बैठे रहिए। तभी जेके को शादी.com से मैसेज आता है और वो पुनीत को बताता है कि जैसे ही उसने अपना बीच वाला फोटो डाला, तब से उसे ढेरों मैसेजेस आ रहे हैं। श्रीकांत और सुचित्रा के मम्मी पापा की बातों से पता चलता है कि घर में गृह प्रवेश की पूजा हो रही है। श्रीकांत और सुचित्रा ने मिलकर यह घर खरीदा है। कुछ देर के बाद श्रीकांत के बॉस शर्मा आ जाते हैं और उसे गिफ्ट देते हैं, क्रॉकरी सेट। श्रीकांत बोलता है, मैं तो आपसे होम लोन मांग रहा था, लेकिन आपने मुझे ये दे दिया। तो शर्मा कहता है, मैं भी तो तुमसे कुछ मांगता हूँ कि तुम रूल्स फॉलो करो, लेकिन तुम बदले में क्या देते हो। इतने में पंडित फिर से श्रीकांत को बुलाते हैं, जल्दी आइए, आप घर के मालिक हैं, आपके बिना तो पूजा होगी नहीं। ये सुनकर धृति अपनी माँ से कहती है, पर ये घर तो आपने खरीदा था ना, वो भी बिना लोन के। सूची उसे डांटती है कि शांत रहो, पूजा के बीच में ड्रामा मत करो, घर किसी एक का नहीं होता, सबका होता है। इसके बाद दिल्ली में हम प्राइम मिनिस्टर बासु को देखते हैं, जो मीटिंग में नॉर्थ ईस्ट बॉम्बिंग के बारे में बात कर रही होती है। वहाँ कुलकर्णी और एक और ऑफिसर यशवंत मौजूद होते हैं। यशवंत बताता है कि शायद धमाकों के पीछे कोई चाइनीज ग्रुप है। कुलकर्णी कहता है कि जो भी एक्शन लेना है सोच समझ कर लेना चाहिए, वरना प्रोजेक्ट साहकार पर असर पड़ेगा। इसी बात पर कुलकर्णी और यशवंत में थोड़ी बहस हो जाती है। वारा प्रसाद, जो कुलकर्णी के साथ होता है, कहता है कि पहले मिशन साहकार पूरा हो जाए, फिर कोई बड़ा कदम लिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर वासु कहती है, रेबल ग्रुप के साथ मीटिंग होने का इंतजार करते हैं, तब तक कोई कदम नहीं उठाएंगे, लेकिन जो भी करना है जल्दी करना पड़ेगा। मीटिंग के बाद बाहर यशवंत पीएम को रोककर डिफेंस डील के बारे में पूछता है। वासु कहती है कि फिलहाल वो प्रायोरिटी नहीं है, ज्यादातर बजट अभी प्रोजेक्ट साहकार के लिए जा रहा है, जो नॉर्थ ईस्ट में पीस और डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है। अब लंदन में हम एक बिलियनर द्वारकानाथ को देखते हैं, जो कुछ लोगों के साथ मीटिंग कर रहा होता है। वो लोग इंडिया और पीएम वासु के साथ होने वाले डील पर बात कर रहे थे। तभी वहाँ पर मीरा आती है। वो आराम से सोफा पर बैठकर चाय पीने लगती है। वहाँ मौजूद लोग कहते हैं कि ये डील पिछले साल हो जानी चाहिए थी और कलेक्टिव इसको लेकर बहुत परेशान है। एक आदमी कहता है, हो सकता है कि द्वारकानाथ को वाशिंगटन डीसी जाना पड़े। ये सुनकर मीरा टेंशन में आ जाती है और कहती है कि वो इंडिया को युद्ध का डर दिखाएगी और अब जब वो इस डील में शामिल हो चुकी है, तो पीएम बासु को कैसे मनाना है वो ये खुद देख लेगी। तभी मीरा को एक मैसेज आता है और वो तुरंत वहां से निकल जाती है। वो एक जगह पहुंचती है जहां 2 लोग और एक स्नाइपर किसी आदमी पर नजर रखे हुए थे। मीरा स्नाइपर को ऑर्डर देती है और स्नाइपर वहां खड़ी लड़की को गोली मार देता है। पता चलता है वो लड़की दरअसल अंसारी की बेटी थी। उसने अपने पिता की मौत पर आवाज उठाई थी और समीर का नाम लिया था, जो आईएसआई से जुड़ा है। इसी वजह से मीरा ने उसे मरवा दिया। अगले दिन श्रीकांत और जेके ऑफिस पहुंचते हैं, पर दोनों बहुत लेट हो गए थे। शर्मा बताता है कि कुलकर्णी सर श्रीकांत से मिलने आए हैं। कुलकर्णी आता है और माफी मांगता है कि वो हाउस वार्मिंग पार्टी में नहीं आ पाया। वो भी श्रीकांत को गिफ्ट देता है और वो होता है फिर से क्रॉकरी सेट। इसके बाद वो दोनों प्रोजेक्ट साहकार पर बात करते हैं। श्रीकांत कहता है कि उसने सुना है कि ये डिफेंस और डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है नॉर्थ ईस्ट के लिए। कुलकर्णी बताता है कि वो सब तो ऊपर ऊपर की बात है, असल में ये बहुत ही क्लासिफाइड मिशन है, प्रोजेक्ट गुआन यू को खत्म करने का। वो बताता है कि चाइना ने म्यांमार की तरफ बॉर्डर के पास कुछ फीनिक्स विलेज सेटअप किए हैं और वहाँ के लोगों को ट्रेन किया जा रहा है ताकि वो आसानी से इंडिया में घुस सके और नॉर्थ ईस्ट में तबाही फैलाते रहें। इसी को रोकने और नॉर्थ ईस्ट में स्टेबिलिटी लाने के लिए रेबल ग्रुप्स को साथ लाना बहुत जरूरी है। इसी के लिए उन्होंने कोऑपरेशन ट्रीटी साइन करवानी है। इसी मीटिंग के लिए कुलकर्णी नागालैंड जा रहा है और वो श्रीकांत से कहता है कि वो भी उसके साथ चले। अब जब श्रीकांत बाहर सिगरेट पी रहा होता है, जेके उसे पूछता है, सुना है तुम कहीं जा रहे हो, कहाँ?
श्रीकांत कहता है नॉर्थ ईस्ट। जेके गुस्सा होने लगता है कि श्रीकांत उसे ये नहीं बता रहा कि वो किस स्टेट में जा रहा है। वो कहता है याद रख, जब तू आईटी में जॉब कर रहा था मैं तुझे सब बताता था। इधर सूची और निखिल अपने ऑफिस में होते हैं, तभी वहाँ उनके नए बिजनेस पार्टनर कंपनी सू योंग कैपिटल से 2 लोग आते हैं और अग्रीमेंट देते हैं। अग्रीमेंट साइन होने के बाद सूची की कंपनी और ये चाइनीज कंपनी बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं। खुशी में लोग ड्रिंक करते हैं और चाइनीज आदमी ली पूछता है अरविंद कहाँ है। एक लड़की बताती है वो तो कनाडा शिफ्ट हो गया। घर पर धृति अपने दोस्तों के साथ कमरे में प्रोजेक्ट बना रही होती है। श्रीकांत देखने आता है कि उसकी बेटी क्या कर रही है, पर धृति अपने पापा के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देती है। अथर्व श्रीकांत को बताता है कि धृति की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। वो सोशल एक्टिविस्ट है, LGBTQ के लिए आवाज भी उठाती है और नॉन बाइनरी पीपल को सपोर्ट करने के लिए उसने अपना प्रोनाउन भी बदल लिया। वो अब शी हर की जगह दे देम इस्तेमाल करती है। श्रीकांत को ये सब कुछ समझ ही नहीं आता। तभी सूची घर आती है और अथर्व अपने मम्मी पापा से पूछता है कि जब गेस्ट नहीं होते तब आप एक दूसरे से बात क्यों नहीं करते। श्रीकांत बेटे से कहता है कि तू कुछ और काम क्यों नहीं करता। शाम को जेके एक लड़की से मिलने जाता है जो उसे शादी.com पर मिली थी। लड़की के बहुत सारे हॉबीज थे। वो जेके से पूछती है तुम फ्री समय में क्या करते हो। जेके कहता है मेरे पास तो समय ही नहीं होता। लड़की पूछती है क्यों, क्या तुम सीक्रेट एजेंट हो। जेके हंसकर कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लड़की थोड़ा हैरान हो जाती है कि जेके सच में शादी के इरादे से उससे मिलने आया है। जेके हैरान होकर पूछता है शादी.com पर तो शादी के लिए ही तो प्रोफाइल बनाते हैं। लड़की पूछती है तो फिर तुमने अपने प्रोफाइल में #FWB क्यों लिखा है। जेके कहता है दूसरों के प्रोफाइल में देखा, कूल लगा तो मैंने भी लिख दिया। लड़की बताती है इसका मतलब होता है फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। जेके असली मतलब समझता है और कहता है पर इसके लिए तो दूसरे ऐप्स होते हैं ना। लड़की कहती है हाँ लेकिन उनमें तो सारे लड़के लूजर्स होते हैं, शादी.com पर अच्छे लड़के मिलते हैं। रात को श्रीकांत अपने ही कमरे में सोफे पर सोने की तैयारी कर रहा था। श्रीकांत सूची को बता देता है कि वो कुछ दिनों के लिए देहरादून जा रहा है, मतलब वो अपनी पत्नी से ही झूठ बोल रहा था। सूची बिना कुछ कहे सो जाती है। जोया रिकवर होने के बाद फिर से टास्क फोर्स ज्वाइन करना चाहती है। उसके फिजिकल टेस्ट और मेंटल टेस्ट लिए जा रहे थे और हर टेस्ट में जोया को एक्सीलेंट मिलता है। टेस्ट के समय उसे मिलिंद के बारे में सवाल पूछे जाते हैं और वो सारे जवाब स्मार्टली देती है। बाहर खड़ा श्रीकांत समझ जाता है कि जोया झूठ बोल रही है, लेकिन मशीन उसका झूठ पकड़ नहीं पा रही। बाहर आते ही जोया श्रीकांत का चेहरा तक नहीं देखती और चली जाती है। श्रीकांत फिर से उसे टीम में वापस आने की परमिशन दे देता है। लंदन में समीर मीरा से मिलता है। मीरा उसे हाथ नहीं मिलाती क्योंकि उसे डॉक्टर अंसारी वाले मामले की सच्चाई पता थी। समीर मीरा को धन्यवाद कहता है अंसारी की बेटी को मरवाने के लिए। अब वो अंसारी के मर्डर केस से फ्री हो चुका है। मीरा कहती है मैंने तुम्हारी मदद की, अब तुम्हारी बारी। वो पूछती है कि गुआन यू प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है। समीर कहता है जैसा सोचा था वैसा ही, काफी फिनिक्स विलेज के लोग हमारे अंदर आ चुके हैं। मीरा पूछती है फ्रीलांस कर रहे हो या फिर ISI के साथ। समीर कहता है आप पाकिस्तान की हालत तो जानती हैं, लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं हैं, इसलिए मुझे चाइना के साथ हाथ मिलाना पड़ा। मीरा कहती है कि उसे कोई ऐसा आदमी चाहिए जो नॉर्थ ईस्ट को अच्छे से पहचानता हो, यह मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। समीर कहता है कि मेरी नजर में है एक बहुत काबिल आदमी। अरुणाचल प्रदेश में रुकमा नाम का एक आदमी एक बंदे को धमका रहा होता है जिसने रुकमा से हथियार खरीदे थे और हथियार खरीद कर उसी का माल चुरा लिया। वो आदमी जान बख्शने की भीख मांगता है। रुकमा उसे याद दिलाता है कि उसने 30 लाख का माल चुराया। तभी रुकमा को रैबिट का फोन आता है जो कि एक गाजर खाते हुए बात कर रहा था। रैबिट बताता है कि एक काम आया है, बजट अच्छा है, करीब 3 मिलियन पाउंड्स मिलेंगे। क्लाइंट लंदन का है लेकिन काम यही करना है। रुकमा कहता है कि नॉर्थ ईस्ट में सिक्योरिटी बहुत बढ़ गई है, काम इतना आसान नहीं है, 5 मिलियन देना है तो बोलो, उससे कम में नहीं होगा। फोन रखते ही रुकमा उन आदमियों को मार देता है। प्राइम मिनिस्टर गुस्से में थी क्योंकि ऑपोजिशन लगातार उन पर इल्जाम लगा रहा था कि वो कुछ कर नहीं रही, जबकि सब जानते हैं कि बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे चाइना का हाथ है। संबित कहता है कि शायद यशवंत सही था, चाइना के खिलाफ कुछ करना चाहिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर अपने प्रोजेक्ट साहकार को रिस्क में नहीं डालना चाहती थी। अगले दिन अथर्व अपना डांस वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐप अचानक बंद हो जाता है। सूची को निखिल का मैसेज आता है और पता चलता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने 69 चाइनीज ऐप्स पर बैन लगा दिया है, जिसमें सूची का ऐप श्रिंक मी भी शामिल था। कोहिमा नागालैंड पहुंचकर कुलकर्णी और श्रीकांत सलोनी से मिलते हैं। सलोनी श्रीकांत से पूछती है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। वो उससे सिर्फ सच सुनना चाहती थी, लेकिन श्रीकांत कुछ भी सच नहीं बताता और चला जाता है। फिर कुलकर्णी और श्रीकांत डेविड से मिलते हैं। डेविड एक कहानी सुनाता है। 1999 में म्यांमार में जब दुश्मनों को उनके लोकेशन का पता चल गया था, तब श्रीकांत ने डेविड और उसके लोगों की जान बचाई थी।
थी। श्रीकांत मुस्कुराकर कहता है, मैं तो बस अपनी ड्यूटी कर रहा था। डेविड कहता है, उम्मीद है कि तुम्हारे अंदर अभी भी वही आग होगी। डेविड सलोनी का जिक्र करता है, कहता है, मुझे लगा था तुम दोनों शादी कर लोगे। कुलकर्णी कहता है कि उसकी पत्नी का नाम सलोनी नहीं है, श्रीकांत की पत्नी का नाम सुचित्रा है। फिर वो लोग होने वाली मीटिंग के बारे में बात करते हैं जहाँ रेबल लीडर्स आने वाले थे। तभी डेविड का पोता स्टीवन आता है। स्टीवन अपने दादा से कहता है कि आप इन लोगों पर भरोसा क्यों कर रहे हो, इन्होंने हमेशा हमें दबाया है, मैं आपको ये पीस डील साइन करने नहीं दूंगा। डेविड समझाता है कि वायलेंस से कुछ हासिल नहीं हुआ, लोग अब लड़ाई झगड़े से थक चुके हैं, सबको एजुकेशन और जॉब्स चाहिए और इस डील के बिना ये नहीं मिलेगा। कुलकर्णी भी स्टीवन को समझाने की कोशिश करता है कि अगर शांति लानी है तो वायलेंस खत्म करना होगा। स्टीवन कहता है कि सरकार और कुलकर्णी पर उसे भरोसा नहीं। स्टीवन गुस्से में कहता है कि आप मेरे दादा को ब्रेन वॉश कर सकते हैं पर मुझ पर ये सब काम नहीं करने वाला, मैं यहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, अगर तुम खुद को बचाना चाहते हो तो यहाँ से निकल जाओ। डेविड गुस्से में स्टीवन को थप्पड़ मारता है और यहाँ से जाने को बोलता है। इधर रुकमा रैबिट से मिलने आता है। रैबिट बताता है कि लंदन वाले क्लाइंट ने कहा है कि उन्हें अपने लोगों के साथ काम करना पड़ेगा। रुकमा को यह पसंद नहीं आता, कहता है कि अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो क्लाइंट को बता देना कि जिम्मेदार वही होंगे। डेविड थोड़ा उदास होता है कि वो सारे लीडर्स को डील साइन करने को मना चुका है पर अपने पोते को ही नहीं मना पाया। उधर देखते हैं कि एक आदमी उनका पीछा कर रहा था जो कि स्टीवन का आदमी था। इधर जंगल में छुपे हुए हम रुकमा और उसके लोगों को देखते हैं, वो सभी अपनी पोजीशंस ले लेते हैं और तभी उन पर हमला हो जाता है। दोनों तरफ से गोलीबारी होती है और डेविड को गोली लग जाती है। श्रीकांत और कुलकर्णी गाड़ी में बैठकर तुरंत निकलते हैं ताकि दुश्मन उन्हें टारगेट न कर पाए। रुकमा के हाथ में गोली लगती है और उसके लोग भाग जाते हैं। फिर रुकमा श्रीकांत और कुलकर्णी का पीछा करने लगता है, वो उनकी गाड़ी में बम लगा देता है। बम ब्लास्ट होते ही गाड़ी पलट जाती है। श्रीकांत और कुलकर्णी बुरी तरह घायल हो जाते हैं। जैसे ही दोनों गाड़ी से निकलते हैं रुकमा बंदूक लेकर वहां पहुंच जाता है और कुलकर्णी को मार डालता है। श्रीकांत ये सब देख लेता है और फिर बेहोश हो जाता है। अब न्यूज़ में दिखाया जाता है कि दीमापुर में डेविड के साथ साथ एनआईए चीफ कुलकर्णी की भी मौत हो गई है। जेके ये खबर सुनकर बहुत गुस्से में होता है। वो दीमापुर के हॉस्पिटल में ही था और कुमार को कॉल करके बताता है कि श्रीकांत अभी भी बेहोश है। कुमार भी हैरान होता है कि इतना क्लासिफाइड ऑपरेशन होने के बाद भी ऐसा हादसा कैसे हो गया। जेके सब पता लगाना चाहता है लेकिन कुमार उसे कहता है कि फिलहाल कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। श्रीकांत आईसीयू में एडमिट होता है। इधर सूची श्रीकांत को बार बार कॉल कर रही थी पर वो फोन ही नहीं उठा रहा तो वो टेंशन में आ जाती है। धृति अपनी माँ से कहती है, टेंशन मत लो, ये तो पापा का रोज का है। लेकिन सूची न्यूज दिखाती है जिससे पता चलता है कि कुलकर्णी की मौत हो गई है। ये देखकर धृति घबरा जाती है। जेके भी फोन नहीं उठा रहा। अचानक ये सब सोचकर धृति की सांसें फूलने लगती है। सूची उसे संभालते हुए कहती है कि टेंशन मत लो, तुम्हारे पापा को कुछ भी नहीं हुआ होगा। ऑब्वियसली नहीं तो सीरीज खत्म। उधर प्रधानमंत्री मीटिंग के लिए आती है। यशवंत कहता है कि इसके पीछे जरूर चाइना का हाथ है और वही कुछ ग्रुप्स को फंडिंग कर रहा है। वारा प्रसाद कहता है कि बिना सोचे समझे किसी भी नतीजे पर पहुंचना बहुत रिस्की है। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री कहती है कि दुश्मन हमारे घर तक पहुंच गए हैं, अब इंतजार करने का समय नहीं है। कुलकर्णी नहीं है तो क्या हुआ, किसी भी हालत में प्रोजेक्ट साहकार फेल नहीं होना चाहिए। ये कोई मामूली प्रोजेक्ट नहीं है, ये मेरी लेगेसी है। अब बहुत हो गया, मेरी शांति को लोग मेरी कमजोरी समझने लगे थे। मैं चाहती थी कि नॉर्थ ईस्ट में शांति बहाल हो, लेकिन अब लोग मर रहे हैं और अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। संबित कहता है कि एसआईटी टीम बनानी चाहिए और कुछ लोगों को तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। इधर काम खत्म होने के बाद रुकमा को उसका पेमेंट मिल जाता है। रैबिट खाना खाने बैठता है लेकिन रुकमा उस पर चिल्लाता है, मेरी सिर्फ एक उंगली काम कर रही है और ये सब तेरी वजह से हुआ। मैंने कहा था ना कि मैं अपने लोगों के साथ काम करता हूँ, लेकिन तूने कहा कि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की है। फिर वो रैबिट को मिशन का पूरा खर्चा दिखाता है। रैबिट कहता है, मैंने तुम्हें 5 मिलियन पाउंड दिए और तुम यहाँ 27,000 के हिसाब पर अटके हो। रुकमा कहता है, बूंद बूंद से ही तो सागर बनता है, हिसाब पूरा बराबर होना चाहिए। रैबिट पैसे भेज देता है और जाते समय कहता है, कुछ दिन थोड़ा लो प्रोफाइल रहो वरना शक तुम पर आ जाएगा। रुकमा शांत होकर कहता है कि शक मुझ पर आना नहीं चाहिए, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगले दिन श्रीकांत को होश आता है। जेके उसके पास होता है। श्रीकांत को कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हुआ, बस मोमो बोलता रहता है और फिर बेहोश हो जाता है। कुछ देर के बाद वो थोड़ा ठीक होता है और धीरे धीरे सब याद करके बताने लगता है कि क्या हुआ था। श्रीकांत को कुलकर्णी सर की याद आती है और वो पूछता है, कुलकर्णी सर कहाँ है। जब उसे पता चलता है कि वो
वो नहीं रहे तो श्रीकांत फूट फूट कर रोने लगता है। उधर रुकमा नीमा नाम की लड़की के घर आता है जो कि उसकी गर्लफ्रेंड है। वहाँ नीमा अपने बेटे बॉबी के साथ रहती है। बॉबी रुकमा के पास आकर पूछता है क्या आप मेरे पापा हो। रुकमा गुस्से में कहता है पागल है क्या, और उसे भगा देता है। हॉस्पिटल में श्रीकांत को समझ आता है कि कोई तो है जिसे इस क्लासिफाइड मीटिंग के बारे में पहले से पता था, शायद कोई अंदर का ही आदमी है। श्रीकांत जेके से कहता है अजीत और पुनीत को भी तुरंत यहाँ बुला लो, मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। जाते जाते जेके कहता है कि सूची तुम्हें बार बार कॉल कर रही थी, इसलिए श्रीकांत तुरंत सूची को कॉल करता है। सूची बहुत चिल्लाती है और श्रीकांत अभी भी झूठ बोलने लगता है कि वो देहरादून में है। सूची उसे कहती है झूठ बोलना बंद करो, मुझे पता है तुम दीमापुर में हो, जेके ने मुझे बता दिया। कुलकर्णी सर के साथ जो हुआ उसके लिए सॉरी। श्रीकांत कहता है किसी और बारे में बात करते हैं, और वो पूछता है तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। सूची कहती है गवर्नमेंट ने मेरे ऐप को बैन कर दिया है क्योंकि हमारे मेजर स्टेक होल्डर चाइनीज हैं। टोटल 69 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया गया है। वो बता रही होती है कि अब वो न्यूज चैनल में जाने के बारे में सोच रही है ताकि इस मामले पर वो आवाज उठा सके और खुद को बचा सके। वो कहती है शुक्र है कि अथर्व को इस सब के बारे में कुछ पता नहीं है। इधर नीमा और रुकमा आपस में बात कर रहे होते हैं। नीमा चाहती है कि रुकमा उससे शादी कर ले, लेकिन रुकमा शादी नहीं करना चाहता। नीमा शादी इसलिए करना चाहती है ताकि उनका रिश्ता ऑफिशियल हो जाए और उसके बेटे को भी एक पापा मिल जाए। रुकमा कहता है कि लेकिन तेरा बेटा बॉबी मेरा बेटा नहीं है, अगर तुझे पैसे चाहिए तो बोल। नीमा गुस्सा हो जाती और कहती है कि मैं बस अपने बेटे के बारे में सोच रही हूँ, अगर तुम मर गए तो हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं होगा। रुकमा कहता है कि मेरी हालत ऐसी है कि मैं किसी का बाप नहीं बन सकता। इधर दीमापुर हॉस्पिटल में एनआईए वहीं पर अपना बेस बना लेती है जब तक श्रीकांत ठीक नहीं हो जाता। पुनीत सबको प्रोजेक्ट गुआन यू के बारे में बताता है और कुछ लोगों के फोटोज दिखाता है। श्रीकांत कहता है कि वो लोग इन लोगों में से नहीं है। उसे एक धुंधला चेहरा याद आता है और कहता है कि वो आदमी जिसने हमला किया था वो वहाँ का लोकल नहीं था, वो थोड़ा अलग था। थोड़ी देर बाद पुनीत नॉन लोकल की लिस्ट लाता है और दिखाता है जिसमें रुकमा भी था, लेकिन उसमें वो थोड़ा क्लीन शेव्ड होता है, इसलिए श्रीकांत उसे पहचान नहीं पाता। लेकिन बाद में दिमाग पर जोर डालने पर उसे याद आता है कि यही तो था जिसने हमला करवाया था। श्रीकांत फिलहाल इसे सीक्रेट रखना चाहता है क्योंकि यहाँ किसी को भी बताना खतरनाक हो सकता है। इधर स्कूल में देखते हैं कि अथर्व बैले प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन वो अपने डांस में ध्यान नहीं दे पा रहा था। एक खूबसूरत सीनियर लड़की अमीरा भी डांस करती है। वो अथर्व के लिए थोड़ा परेशान थी। वो उसे पूछती है कोई प्रॉब्लम है क्या। अथर्व कहता है नहीं। वहाँ 3 स्टूडेंट्स होते हैं जो अथर्व को देखकर मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि उसमें अभी भी हिम्मत है, अपने से 2 साल बड़ी लड़की के साथ डांस कर रहा है। अमीरा अथर्व के डांसिंग वीडियोस की भी तारीफ करती है। अमीरा के जाने के बाद वही 3 लड़के आते हैं और अथर्व को परेशान करने लगते हैं, पर अथर्व वहाँ से भाग जाता है। दीमापुर में सलोनी रुकमा के बारे में और जानकारी लेकर आती है। वो एक आर्टिकल दिखाती है जिससे पता चलता है कि बचपन में रुकमा एक बार किडनैप हुआ था और बिना मदद के वो सबको मारकर वहाँ से भाग गया। वो एक्स बीपीएफ कैडेट भी रह चुका है, लेकिन बाद में ड्रग केस में पकड़ा गया और उसके परिवार ने भी उसे छोड़ दिया। अब रुकमा कहाँ है ये नहीं पता। श्रीकांत सलोनी से कहता है क्या तुम नारकोटिक्स की मदद नहीं ले सकती, उन्हें टिप दे दो, वैसे भी वो बहुत बड़ा स्मगलर है, इस आदमी ने कुलकर्णी को मारा है, प्लीज हमारी हेल्प कर दो। सलोनी मान जाती है। लंदन में मीरा समीर से मिलने आती है और दीमापुर में धमाका कराने के लिए समीर को थैंक यू कहती है। समीर कहता है सिर्फ थैंक यू, लगता है मेरे आदमियों ने अच्छा काम नहीं किया। वो बोलता है कि एनआईए चीफ की मौत के बाद इंडिया पलट कर जवाब जरूर देगा, इसलिए आगे भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। समीर कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम जो भी मिशन चला रही हो उसकी जानकारी मुझे देनी होगी। मीरा कहती है थैंक यू, लेकिन अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुमने मेरी मदद की, मैंने तुम्हारी, और बात यहीं खत्म। समीर फिर से पूछता है कि उसका मिशन है क्या, लेकिन मीरा कुछ नहीं बताती और चली जाती है। इधर समीर MI6 के एक ऑफिसर मार्टिन को मैसेज करता है कि उसे मिलना है। आखिरकार श्रीकांत दिल्ली लौट आता है। तभी सलोनी उसे फोन करके बताती है कि रुकमा का लोकेशन पता चल गया, वो अरुणाचल प्रदेश में अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर है। नारकोटिक्स को इसके बारे में पता चल चुका है और वो लोग ये टिप पाकर काफी खुश हैं। वो कहती है कि आगे जो कुछ भी होगा मैं तुम्हें बताऊंगी। इसके बाद श्रीकांत और जेके कुलकर्णी सर के फ्यूनरल में पहुंचते हैं। कुलकर्णी की पत्नी रोते हुए कहती है कि वो तो तुम्हें बेटा जैसा मानते थे। वहां पर देखते हैं कि चेलम सर भी होते हैं। श्रीकांत उनसे एक मदद मांगता है कि मुझे म्यांमार बॉर्डर पर जो हो रहा है
उसकी जानकारी चाहिए, पर चेलम कहता है कि मैं हर जगह की जानकारी नहीं रखता और अचानक वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद वो जोया से मिलता है जो बताती है कि वो पिछले हफ्ते ही टास्क फोर्स ज्वाइन कर चुकी है। आखिर में वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बासु पहुँचती है अपनी श्रद्धांजलि देने। वो कुलकर्णी की पत्नी से कहती है कि देश हमेशा कुलकर्णी का आभारी रहेगा। इसके बाद वो तुरंत जाने लगती है। श्रीकांत प्राइम मिनिस्टर से बात करना चाहता था। प्राइम मिनिस्टर उसे पहचानती है और सामने आने देती है। वो पूछती है क्या बात है। श्रीकांत बताता है कि कुलकर्णी सर के केस के बारे में कुछ अर्जेंट बात करनी है। प्राइम मिनिस्टर कहती है कि आप मेरे ऑफिस आइए, तब आराम से बात करेंगे। बाहर संबित पूछता है कि तुम्हें क्या बताना था। श्रीकांत बताता है कि जिसने अटैक किया था मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। उसका नाम रुकमा है, नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत बड़ा ड्रग स्मगलर। संबित सोचता है कि आखिर एक ड्रग स्मगलर कुलकर्णी को क्यों मारेगा। संबित बोलता है कि मुझे तो पता चला है कि इस हमले के पीछे डेविड का पोता स्टीवन का हाथ है। श्रीकांत कहता है ऐसा नहीं हो सकता। संबित कहता है ऐसा भी तो हो सकता है कि स्टीवन ने ही रुकमा को हायर किया हो इस काम के लिए। इसलिए सब लोग श्रीकांत की बात को नजरअंदाज कर देते हैं और कहते हैं मीटिंग में मिलते हैं। उधर मीरा द्वारका से मिलने आती है। मीरा उसे भरोसा दिलाती है कि सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है, लेकिन द्वारक कहने लगता है कि जिस आदमी को तुमने भेजा था कुलकर्णी को मारने के लिए, सुना है उसके पीछे कोई आदमी पड़ा हुआ है। उसका नाम श्रीकांत तिवारी है, NIA के लिए काम करता है। कुछ होने से पहले क्यों ना श्रीकांत को ही खत्म कर दिया जाए। मीरा कहती है कि यह बहुत बुरा आइडिया है क्योंकि उसे मारा तो सीजन 4 नहीं बनेगा और वैसे भी कुलकर्णी को मारकर बहुत बड़ा हंगामा जो हो गया है। इसके बाद मीरा अपने आदमी लॉयड को कॉल करती है और उसे श्रीकांत के बारे में सारी जानकारी निकालने को बोलती है। इधर कुछ सोल्जर्स की टीम रुकमा के गर्लफ्रेंड वाले घर के पास पहुंच जाती है और उन पर नजर रखती है। वो लोग रात होने का इंतजार करते हैं। रुकमा और नीमा जब सो रहे थे तब अचानक रुकमा नीमा से कहता है कि हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। नीमा ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। उसी समय सोल्जर की टीम घर के अंदर घुस जाती है। रुकमा को कुछ एहसास होता है और वो नीमा और उसके बेटे बॉबी को एक खुफिया रास्ते से घर के बाहर भेज देता है। रुकमा अंदर आकर फोर्स की पूरी टीम पर गोलियां चलाता है। इधर घर के नीचे की तरफ एक सोल्जर नीमा और बॉबी को पकड़ लेता है, मगर ऊपर से गोली चलने के कारण नीचे वाला वो सोल्जर मर जाता है। सबको मार देने के बाद रुकमा नीचे आता है और देखता है कि नीमा को भी गोली लग गई थी और वो भी मर गई है। इसके बाद वो बॉबी को लेकर निकलता है। उधर सलोनी श्रीकांत को अपडेट देती है कि रुकमा उनके हाथ से निकल गया। गाड़ी में बॉबी अपनी माँ के मरने पर बहुत ज्यादा रो रहा था, लेकिन उसे कैसे संभालना है रुकमा को खुद नहीं पता। समीर मीरा को कॉल करता है और कहता है कि मैंने कहा था ना इंडिया चुप नहीं बैठेगा, वो लोग रुकमा के पीछे हैं। मीरा कहती है कि ये तो सिर्फ एक एजेंट है, मैं उसे संभाल लूंगी। समीर जब नाम पूछता है मीरा बताती है श्रीकांत तिवारी। समीर हंसते हुए कहता है तुम उसे हल्के में नहीं ले सकती, अभी भी तुम्हारे पास समय है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन मीरा फिर भी कहती है कि एक एजेंट को संभालने के लिए मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। इसके बाद लॉयड मीरा को श्रीकांत और उसके परिवार के बारे में काफी सारे जानकारी देता है। सूची प्राइम टाइम शो पर चली जाती है न्यूज़ डिबेट के लिए, जहां चाइना फंडेड एप्स और जितने भी चाइनीज फंडेड प्लेटफॉर्म्स बैन हुए हैं उनके बारे में बात हो रही थी। सूची से पूछा जाता है कि क्या उसकी कंपनी का डाटाबेस चाइना के पास है। वो कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उधर देखते हैं कि घर में दोनों बच्चे और श्रीकांत ये न्यूज़ टीवी पर देख रहे थे। अचानक सवाल बदल जाता है और सूची की पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा जाने लगता है। उसका और श्रीकांत का डिवोर्स नोटिस भी लाइव न्यूज चैनल पर दिखाया जाता है। इससे सूची गुस्सा होने लगती है। तभी एक आदमी जो उसके बगल में बैठा था पूछता है आपका पर्सनल डाटा पब्लिक हो गया तो आप नाराज हो रही हैं, लेकिन आपने हमारा डाटा चाइनीज कंपनी को बेच दिया, वो आपको सही लगा। बहस बढ़ जाती है और गुस्से में सूची डिबेट छोड़कर चली जाती है। धृति अपने पापा से पूछती है क्या ये सब सच है। अगली सुबह भी वो अपने मम्मी पापा से पूछती है कि आखिर ये सब कब से चल रहा है। श्रीकांत कहता है 2 साल से। अथर्व कहता है तो फिर क्या हमें किसी एक के साथ रहना पड़ेगा। मैं 6 महीने पापा के साथ रह लूंगा और 6 महीने सूची के साथ। तभी जे के घर आता है और दोनों बच्चे उससे भी पूछते हैं कि कम से कम आपको तो सच बताना चाहिए था। अब जब एक सीक्रेट खुल चुका था, धृति कहती है तो फिर अथर्व को दूसरा सीक्रेट भी बता दो। अथर्व घबरा जाता है, पूछता है क्या मैं एडॉप्टेड हूँ। सब उसे सच बताते हैं कि श्रीकांत दरअसल एक स्पाई है, एक एजेंट है। अथर्व बोलता है अच्छा तो इसीलिए आपके पास बंदूक है। सूची चौंक जाती है कि इसे बंदूक के बारे में कैसे पता चला। अथर्व पूछता है तो फिर आपका कोई कोड नेम भी होगा जैसे टाइगर या पैंथर। श्रीकांत कहता है बेटे मैं इंटेलिजेंस में हूँ, सर्कस
फोकस में नहीं। जेके बीच में बोलता है कि मैं भी एक जासूस हूँ। अथर्व कहता है पापा को तो फिर भी मान सकता हूँ, लेकिन आप तो बिल्कुल भी नहीं। जेके अपना आईडी दिखाता है। अथर्व भी अपना फेक पैन कार्ड दिखाता है, जिसे देखकर उसके मम्मी पापा टेंशन में आ जाते हैं कि कहीं उसका बेटा क्रिमिनल ना बन जाए। रुकमा रैबिट से पूछता है कि उसके ठिकाने की जानकारी बाहर कैसे गई। रैबिट कहता है कि आप कहाँ रहते हो ये तो मुझे भी नहीं पता, तो मैं कैसे किसी को बताऊंगा। रुकमा उसे धमकाता है, कहता है कि उसे लंदन वाले क्लाइंट से बात करनी है। फिर वो गोली मारकर रैबिट का कान उड़ा देता है। इधर श्रीकांत के सीनियर्स उसे कहते हैं कि उसे एडमिनिस्ट्रेटिव लीव पर जाना होगा जब तक वो ठीक से रिकवर नहीं हो जाता, लेकिन श्रीकांत कहता है कि वो मिशन पर काम करना चाहता है। अब उन लोगों को लगने लगा है कि हादसे में सिर्फ श्रीकांत ही बचा था, तो हो सकता है कि कुलकर्णी की मौत में श्रीकांत का ही हाथ हो, इसीलिए अब श्रीकांत सस्पेक्ट है। ये सुनकर श्रीकांत हैरान हो गया था कि लोग उस पर इल्जाम कैसे लगा सकते हैं। जब तक ये केस सुलझ नहीं जाता वो शहर से बाहर भी नहीं जा सकता। सूची को पता चलता है कि उसकी ऑफिस में तोड़फोड़ हुई है। लोगों को लगता है कि उसका ऐप कस्टमर्स का डाटा चाइना भेजता था। अब इससे वो बहुत ज्यादा टेंशन में थी। धृति रोते हुए बाहर आती है और बताती है कि उसके फेक फोटोज ऑनलाइन फैल चुके हैं और उसे बहुत भद्दे कमेंट्स भी आ रहे हैं। सूची उसे संभालती है। दुखी होकर श्रीकांत शराब पीने चला जाता है और अपनी वाइफ के कॉल्स को अवॉइड करता है। घर लौटकर बालकनी में जाकर चुपचाप सिगरेट पीने लगता है। सूची उस पर चिल्लाती है कि आखिर तुम थे कहाँ। वो उसे धृति के साथ क्या हुआ वो सब कुछ बताती है। वो ये भी बताती है कि उन सभी के नंबर्स लीक हो गए हैं और लोग फोन कर करके धमकियां दे रहे हैं। अथर्व को भी स्कूल में परेशान किया जा रहा है। श्रीकांत भरोसा दिलाता है कि ये सब बस ट्रोलर्स हैं, ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। वो सूची को बताता है कि दिल्ली से ऑफिसर्स आए थे और उन्होंने उसे एडमिनिस्ट्रेटिव लीव पर डाल दिया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कुलकर्णी के मर्डर में कहीं ना कहीं श्रीकांत का भी नाम आ सकता है। अगले दिन रुकमा नीमा के मम्मी पापा के पास जाता है और वो बॉबी को उन्हें सौंप देता है और बताता है कि नीमा अब नहीं रही, लेकिन उसके मम्मी पापा कहते हैं कि नीमा तो हमारे लिए बहुत साल पहले ही मर चुकी थी। रुकमा उन दोनों को ढेर सारे पैसे देता है, लेकिन वो फिर भी बॉबी को अपनाने के लिए नहीं मानते। तो वो बंदूक निकाल लेता है, तो मजबूरी में नीमा के मम्मी पापा मान लेते हैं, लेकिन बॉबी वो तो रुकमा को छोड़ना ही नहीं चाहता, इसलिए वो लड़के को लेकर वहां से चला जाता है। जोया बहुत समय बाद ऑफिस ज्वाइन करती है और पुनीत उसको बताता है कि श्रीकांत को एडमिनिस्ट्रेटिव लीव पर डाल दिया गया है, मतलब एक तरह से सस्पेंड कर दिया गया है। अब एक नई एसआईटी टीम इस मिशन को संभालेगी और इन्वेस्टिगेशन का इंचार्ज है यतीश। इधर हम देखते हैं कि कुछ लोग आकर स्टीवन के एक आदमी चूबा को उठा लेते हैं। यतीश उसे इंट्रोगेट करने के लिए आता है। वो कहता है कि उसे यहाँ डेविड और कुलकर्णी के मर्डर केस की जांच के लिए भेजा गया है। वो अपने ही एक आदमी को डांटता है क्योंकि उसने चूबा को मार पीट कर बहुत बुरा हाल कर दिया था। यतीश अकेले में चूबा से पूछता है कि स्टीवन ने डेविड और कुलकर्णी को मारने का ऑर्डर क्यों दिया। वो फुटेज दिखाता है कि अटैक के 37 मिनट पहले चूबा उन्हें फॉलो कर रहा था। चूबा कुछ भी बताने से इनकार करता है, तो यतीश उसकी बेटी का फोटो दिखाता है और बताता है कि उसे चूबा के बारे में सब पता है। तब चूबा बोलना शुरू करता है, कहता है कि वो फॉलो कर रहा था, लेकिन अटैक करने के पीछे उसका या स्टीवन का हाथ नहीं है। कोई दूसरा ग्रुप एमसीए पार्टी का यूनिफॉर्म पहनकर अटैक करने के लिए आया था। यतीश फिर भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और वहां से निकल जाता है स्टीवन को पकड़ने, जो फिलहाल मीडिया कॉन्फ्रेंस कर रहा था। तभी स्टीवन को पता चलता है कि चूबा ने उस पर कुलकर्णी और डेविड को मारने का इल्जाम लगा दिया है। स्टीवन तुरंत वहां से निकलता है और यतीश और उसकी टीम उसे पकड़ने के लिए दौड़ती है, लेकिन आखिर में स्टीवन जैसे गायब ही हो जाता है। इधर गोलीबारी शुरू हो जाती है, मगर स्टीवन भागने में कामयाब होता है। अथर्व अपने स्कूल में जेके को बुलाता है क्योंकि वो 3 बच्चे उसे हमेशा परेशान करते थे। जेके प्रिंसिपल से कंप्लेंट करने जा रहा था, तभी कॉरिडोर में अमीरा मिलती है जो अथर्व को हाय कहती है। तभी वहाँ 3 शरारती बच्चे आते हैं। जेके अथर्व से लड़ने को बोलता है, लेकिन अथर्व तो लड़ ही नहीं पाता, तो जेके मोटे लड़के को गिरा देता है। तभी वहाँ प्रिंसिपल आती है और ये सब देख लेती है। प्रिंसिपल ऑफिस में प्रिंसिपल कहती है कि बच्चे तो इमेच्योर हो सकते हैं, लेकिन आप तो बड़े हैं मिस्टर जेके। वो अथर्व से कहती है कि अगली बार अपने पापा को बुलाना। श्रीकांत कितने अच्छे जेंटलमैन हैं, उनके ऐसे दोस्त होंगे पता नहीं था। अब ये सब तमाशा करने के लिए सूची जेके को डांट लगाती है। धृति अपने कॉलेज से परेशान होकर आती है और कहती है कि वो अब कॉलेज नहीं जाना चाहती क्योंकि स्टूडेंट यूनियन ने उसके सस्पेंशन की डिमांड की है। उन्हें लगता है कि धृति एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। अपने परिवार को बिखरता देखकर श्रीकांत सबको समझाता है कि ये समय कठिन है, लेकिन हमें एक टीम की तरह लड़ना होगा, इसलिए कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। कोई घर से बाहर नहीं जाएगा, कोई इंटरनेट नहीं चलाएगा, कोई मोबाइल यूज नहीं करेगा। दोनों बच्चे अपने फोन दे देते हैं। इधर मेजर समीर मार्टिन से मिलता है। समीर उसे मीरा के बारे में जानकारी लेता है। मार्टिन बताता है कि मीरा द्वारकनाथ से मिली थी, जो कि बहुत बड़ा इंडियन बिलियनर है, और वो उससे घंटों बातें कर रही थी। जरूर
जरूर दोनों के बीच कुछ तो प्लानिंग चल रही है। समीर तुरंत रुकुमा को कॉल करता है और उसकी तारीफ करता है कि काम अच्छे से पूरा किया। वो पूछता है तुम्हारा अकाउंट सेटल हो गया? रुकमा कहता है हाँ। समीर कहता है तो अब से उस क्लाइंट के लिए कभी काम मत करना। लेकिन रुकमा अब किसी के एडवाइस या ऑर्डर नहीं मानना चाहता क्योंकि अब ये मामला पर्सनल हो चुका था। शाम के समय श्रीकांत और उसके ऑफिस के दोस्त ड्रिंक करने गए होते हैं। जेके लेट आता है क्योंकि वो एक लड़की के साथ डेट पर गया हुआ था। श्रीकांत उसे डांटता है कि मेरी लाइफ में सब कुछ तहस नहस हो गया और तू लड़कियां घुमा रहा है। अजीत पूछता है कि तो अब करना क्या है? श्रीकांत बताता है कि टास्क में जितने लोगों ने भी नॉर्थ ईस्ट वाली फाइल को एक्सेस किया है उन्हें पहले ढूंढना होगा। अजीत बताता है कि यतीश और उसकी टीम ने सारा एक्सेस ले लिया है और अगर हम किसी भी सेंसिटिव फाइल को देखने की कोशिश भी करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा, इसलिए शायद अब हमें हैकिंग करनी पड़ेगी। पुनीत इसके लिए मान जाता है। श्रीकांत अपने दोस्तों से कहता है कि यह मिशन बहुत रिस्की है और अगर कोई भी यहाँ से जाना चाहता है तो जा सकता है, लेकिन तीनों कहते हैं कि वो श्रीकांत को अकेला नहीं छोड़ेंगे। पुनीत जेके के फोन से एक फोटो हैक कर लेता है जिससे जेके और पुनीत लड़ने लगते हैं और श्रीकांत सोचता है कि ऐसे लोगों के साथ वो दुनिया कैसे बचाएगा। अगली सुबह जब ऑफिस में कोई नहीं आया होता, पुनीत हैकिंग करके डाटाबेस का एक्सेस पा लेता है। तभी अजीत आकर उसे डरा देता है और डाटाबेस में कुछ ऐसा पता चलता है जिससे वो घबरा जाता है। उधर श्रीकांत दिल्ली जाने के लिए पैकिंग कर रहा था प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग के लिए। जेके एक लड़की के साथ डेट पर आया होता है और उस लड़की का इंतजार कर रहा था। तभी वहां पुनीत आता है और जेके का फोन लेकर डस्टबिन में फेंक देता है। जेके गुस्सा होता है तो पुनीत बताता है कि तुम्हारा फोन बग्ड है, सिर्फ तुम्हारा ही नहीं सबका फोन बग्ड है। पुनीत ने जेके के फोन को हैक करके ही उसे यहाँ पर बुलाया था। टास्क सिस्टम को किसी ने हैक किया है और वो किसी को इन्फॉर्म भी नहीं कर सकता क्योंकि वो ऑफिशियली डाटाबेस एक्सेस नहीं कर सकता। धृति और सुचित्रा के खिलाफ जो ऑनलाइन कैंपेन चल रहा है वो भी एक कोऑर्डिनेटेड कैंपेन है, शायद कोई आईटी सेल की तरफ से। पुनीत जेके को छोटा कीपैड वाला फोन देता है और कहता है इसी से बात करेंगे। यतीश इन्वेस्टिगेशन पूरी करके फाइल अपने बॉस को सबमिट करता है और एक अरेस्ट वारंट निकालने को बोलता है। जेके तुरंत एयरपोर्ट पहुंचता है और श्रीकांत को फोन लेकर फेंकने वाला होता है, लेकिन श्रीकांत उसे रोक देता है। जेके बताता है कि पुनीत ने बताया हमारा फोन बग्ड है। श्रीकांत तुरंत पुनीत को फोन करता है। पुनीत बताता है कि मैंने डाटाबेस में प्रोजेक्ट सहाकार ढूंढा लेकिन कुछ मिला नहीं। फिर मैंने एम्प्लॉय फाइल्स चेक की और मुझे पता चला कि दीमापुर में आपके कॉन्वॉय से जो सिग्नल भेजा जा रहा था और जो अटैकर्स को मिल रहा था वो सिग्नल भेजने वाला श्रीकांत ही था। श्रीकांत गुस्सा होकर कहता है कि मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरा फोन तो ऑफ था। पुनीत कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता, जिसने भी ये किया है उसने एडवांस स्पाईवेयर इस्तेमाल किया है। आपका फोन कॉम्प्रोमाइज था इसीलिए आपकी लोकेशन उन्हें मिल गई। यतीश और उसकी टीम ने श्रीकांत के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाल लिया है। यतीश एयरपोर्ट के लिए निकल चुका था। श्रीकांत को बोर्डिंग के लिए बुलाया जाता है और फ्लाइट टेक ऑफ के लिए रेडी हो जाती है। यतीश पहुंचकर टेक ऑफ रोकने की कोशिश करता है लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं था, इसीलिए वो प्लान बनाता है कि श्रीकांत जैसे ही दिल्ली उतरेगा उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। उधर जेके श्रीकांत के परिवार को लेकर निकलता है क्योंकि अब उन्हें घर में रखना सेफ नहीं। अगली सुबह दिल्ली में इंतजार कर रहे एजेंट्स को पता चलता है कि श्रीकांत दिल्ली पहुंचा ही नहीं, उसका सिर्फ फोन एयरपोर्ट पर था। यतीश अपनी टीम से कहता है श्रीकांत के परिवार वालों के फोन को ट्रैक करो। उधर श्रीकांत अपने परिवार के साथ ट्रेन में होता है। जेके वहीं था और उसने भी सभी के फोन को ऑटो रिक्शा में छोड़ दिया था और उसी ऑटो को यतीश की टीम पकड़ लेती है क्योंकि परिवार वालों का फोन तो उसी में था। इधर ट्रेन में टिकट चेक होने वाला था। इससे पहले ही श्रीकांत सबको फेक आईडी दे देता है। धृति खुश नहीं थी क्योंकि उसे जो आईडी मिला था उसमें उसका नाम श्रेया लिखा हुआ था। अथर्व भी बोलने लगता है कि मेरा नाम सुमन क्यों है, ये तो लड़कियों का नाम होता है। श्रीकांत ने अपना नाम राहुल रखा था। वो सबको समझाता है कि अभी के लिए काम चला लेते हैं, बाद में इसे जला देंगे। टीसी टिकट चेक करने के लिए आता है और जेके के फेक आईडी देखकर उसे सच में साउथ इंडियन समझ लेता है और उसे अपने तेलुगु भाषा में बात करने लगता है। जेके को कुछ भी समझ नहीं आता, बस हाँ ना में जवाब देते रहता है। खैर किसी तरह श्रीकांत जेके को वहां से बचाता है। टीसी श्रीकांत मतलब राहुल से पूछता है कि आप क्या करते हो। श्रीकांत बताता है कि मैं लाइफ एंड रिलेशनशिप काउंसलर हूँ। ये सुनकर सूची अपनी आंखें घुमाती है। उधर प्राइम मिनिस्टर मीडिया कॉन्फ्रेंस करती है और उनसे पूछा जाता है कि दुश्मन को रोकने के लिए एप्स बंद करने के अलावा कोई और रास्ता है क्या। प्राइम मिनिस्टर कहती है कि मैं सारे राज आपके सामने नहीं बता सकती, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि मिस्टर कुलकर्णी इस देश के बहुत काबिल सिपाही थे और उनके कातिल बहुत
बहुत ही जल्द पकड़े जाएंगे। हमारी एजेंसी रात दिन काम कर रही है और मुझे उन पर भरोसा है। कॉन्फ्रेंस से बाहर आने के बाद प्राइम मिनिस्टर संबित से पूछती है कि श्रीकांत वाली मीटिंग का क्या हुआ। संबित कहता है कि 1 महीना स्केड्यूल बहुत ज्यादा बिजी है। प्राइम मिनिस्टर कहती है फिर भी उस मीटिंग को प्रायोरिटी में रखना। प्राइम मिनिस्टर वारा प्रसाद से पूछती है कि आखिर पब्लिक इमेज सुधारने के लिए क्या किया जाए। संबित सुझाव देता है कि शायद आपको उस जगह जाना चाहिए जहां पर यह हमला हुआ था। अब देखते हैं बॉबी को, जो रुकमा के अड्डे पर रह रहा था। वो फुटबॉल खेलना चाहता है जो बाकी सब खेल रहे थे। तभी उसे मीरा का कॉल आता है। मीरा कहती है कि सुना तुम्हें क्लाइंट से बात करनी थी। रुकमा कहता है हाँ, बॉस को फोन दो, मैं सेक्रेटरी से बात नहीं करता। मीरा कहती है मैं ही बॉस हूँ, बोलो क्या पूछना था। रुकमा कहता है अच्छा, तब समझू यहाँ सब कुछ इतना सर्कस क्यों बना हुआ है। मुझे पहले बोला गया था कि मैं फंसूंगा नहीं, लेकिन अब हर कोई मेरे पीछे है। मीरा कहती है कि अटैक में तुमने एक आदमी को जिंदा छोड़ दिया था और वो अब हमारी नाक में दम कर रहा है, तो ये सब तुम्हारा फैला हुआ मामला है, मेरा नहीं। रुकमा बोलता है कि अगर मेरे सामने कोई ऐसी बात करता तो मैं उसे गोली मार देता। इस पर मीरा उसी भाषा में उसे जवाब देती है जिससे रुकमा इंप्रेस हो जाता है। मीरा कहती है कि मैंने तुम्हें आधा मिलियन पाउंड अगले काम के लिए ट्रांसफर करवा दिया है। रुकमा कहता है कि मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में मुझे एक नाम चाहिए जिसने मेरी पत्नी को मारा। मीरा कहती है उसका नाम श्रीकांत तिवारी है, लेकिन तुम कुछ करना मत, मैं इसे संभाल रही हूँ, तुम्हारा बदला लिया जाएगा। इधर अगली सुबह ट्रेन में श्रीकांत को करीम की याद आती है, जो दुनिया की नजरों में टेररिस्ट था लेकिन असल में मासूम था। और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि अब उसका खुद का परिवार एंटी नेशनल बन गया है। जेके कहता है कि करीम के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें हम सबकी गलती थी, लेकिन अब वापस अतीत के बारे में सोचकर क्या फायदा। सोचो अब रुकमा को कैसे पकड़ना है। श्रीकांत कहता है रुकमा तो सिर्फ एक मोहरा है, इसके पीछे बहुत बड़ा गेम चल रहा है। उसने टास्क सिस्टम को हैक किया, मेरे फोन को ट्रेस किया, मीडिया को मैनिपुलेट करके मेरे परिवार को टारगेट बनाया। सच बताऊं तो बहुत समय के बाद मुझे डर लग रहा है, खासकर अपने परिवार के लिए। यतीश अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि श्रीकांत, सुचित्रा और जेके को ट्रेस करो, उनके क्रेडिट कार्ड यूपी ट्रांजैक्शंस के जरिए। विनीत कुछ फेक आईडी लेकर आता है जो श्रीकांत और जेके को अलॉट की गई थी। जोया वहां आती और बताती है कि श्रीकांत कभी ऑफिशियल फेक आईडी यूज कभी नहीं करेगा, ये कुछ अनऑफिशियल आईडीज हैं, चांस है कि इनमें से वो कुछ यूज करे और ये सिस्टम में ट्रेस नहीं होगा। इसके बाद इस्लामाबाद में मेजर समीर CIA में काम करने वाले ब्रूस से मिलता है। समीर उसे मीरा की फोटो दिखाता है। ब्रूस कहता है हॉट है, लेकिन मैं उसे पहचानता नहीं। समीर कहता है कि इस औरत के बारे में सारी जानकारी पता करो, बदले में मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि अमेरिका में कितने सारे चाइनीज स्लीपर सेल्स एक्टिव हैं। ब्रूस मान जाता है और कहता है ठीक है, मैं मीरा का पता लगा लूंगा। समीर मुस्कुराते हुए कहता है लेकिन मैंने तो मीरा का नाम ही नहीं लिया। उधर प्राइम मिनिस्टर कोहिमा जाने की प्लानिंग कर रही थी, लेकिन टीवी पर ऑपोजिशन वाले आवाज उठाना शुरू कर देते हैं। संबित आकर बताता है कि कुलकर्णी के मर्डर केस में श्रीकांत से पूछताछ होने वाली है। प्राइम मिनिस्टर हैरान होती है कि मतलब अब श्रीकांत के साथ मीटिंग नहीं हो सकती। वारा प्रसाद कहता है कि एक बैकडोर मीटिंग अरेंज हो सकती है। संबित कहता है कि अभी श्रीकांत वांटेड है, उससे मिलना ठीक नहीं होगा। यतीश को पता चलता है कि जोया ने जो आईडी दी थी उन्हीं में से एक आईडी श्रीकांत ने इस्तेमाल की है और वो ट्रेन से चेन्नई जा रहा है। यतीश अपनी टीम से कहता है RPF को बोलो जब वो लोग उतरे तुरंत उन्हें गिरफ्तार करें। इधर रात के समय ट्रेन में धृति अपने पापा से मिलती है और उनसे पूछती है आप और मम्मी अलग क्यों हो रहे हो। श्रीकांत इस बारे में बात नहीं करना चाहता। बेटी जिद करती है तो श्रीकांत बताने लगता है कुछ चीजें होती है जो ठीक नहीं हो सकती। शादी तो हमारी हो गई, लेकिन मैं कभी शादी में था ही नहीं। सब कुछ तुम्हारी माँ ने किया, मेरे हिस्से का भी और अपने हिस्से का भी। मैं परिवार की जिम्मेदारियां निभा नहीं पाया। धृति कहती है थैंक गॉड, मुझे लगा कि आप दोनों में से किसी ने एक दूसरे को चीट किया है। श्रीकांत कहता है आगे से ऐसा बकवास कभी सोचना भी मत। इधर जेके अथर्व के स्कूल में उस लड़की अमीरा के बारे में पूछता है। अथर्व कहता है वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। धृति अपने पापा से पूछती है जब आपको पता था कि आपकी जॉब ऐसी है तो आपने शादी क्यों की। श्रीकांत कहता है जो लोग देश के लिए काम करते हैं क्या उन्हें फैमिली बसाने का हक नहीं है। फिर वो बताने लगता है कि पहली बार वो सूची से कैसे मिला और शादी के 1 साल बाद ही धृति पैदा हो गई। धृति पूछती है अलग होने की क्या बात है, बात करके मामला सुलझ नहीं सकता। श्रीकांत कहता है ये बात तुम नहीं समझोगी। धृति अपने पापा को गले लगाती है। अथर्व आखिरकार मान लेता है कि उसे अमीरा पसंद है, पर वो जेके से पूछता है कि उससे बात कैसे किया जाए। अथर्व कहता है एक काम करता हूँ, मैं उसे घोस्ट कर दूंगा, उससे बात ही नहीं करूंगा। पीछे से धृति सब सुन लेती है और कहती है तेरा तो कुछ नहीं हो सकता। इधर आखिरकार ट्रेन चेन्नई पहुंच जाती है। RPF की टीम ट्रेन पर चढ़ती है श्रीकांत को पकड़ने। उन्हें 2 आदमी मिलते हैं जो दारू पी रहे थे, लेकिन श्रीकांत नहीं मिलता। यतीश काफी गुस्सा होता है, साफ
साफ हो जाता है कि श्रीकांत उस ट्रेन में नहीं था और श्रीकांत ने अपनी अनऑफिशियल आईडी भी इस्तेमाल नहीं की। यतीश बहुत गुस्से में था क्योंकि वो 2 बार फेल हो गया और श्रीकांत को पकड़ नहीं पाया। जोया उसके पास आती और कहती है गलती मेरी थी। श्रीकांत सर के साथ काम करने के बाद भी मुझे पता नहीं चला कि उनकी और भी बहुत सारी आईडीज हो सकती हैं। यतीश भी चिल्लाने के लिए उससे पहले माफी मांगता है। यतीश ने जोया का प्रोफाइल चेक किया है और चाहता है कि जोया उसे श्रीकांत को पकड़ने में मदद करे। इधर इस्लामाबाद में एक लॉकर रूम में समीर ब्रूस से मिलता है। समीर उसे एक चाबी देता है और कहता है कि इस लॉकर में क्लासिफाइड आईएसआई रिपोर्ट है जिसमें कैलिफोर्निया में छिपे चाइनीज स्पाइस की जानकारी है। बदले में ब्रूस उसे मीरा के बारे में बताता है। मैं पहले उसके साथ काम करता था, अब वो द्वारकनाथ के साथ काम करती है। द्वारकनाथ द कलेक्टिव के लिए इंडिया के साथ एक डिफेंस डील पूरा करने के लिए काम कर रहा है। समीर पूछता है द कलेक्टिव है क्या? ब्रूस कहता है कि अपने लोगों से पूछो तो तुम्हें पता चल जाएगा। यतीश को बताया जाता है कि श्रीकांत के बारे में पता चल गया है। वो अपने परिवार के साथ गुवाहाटी में उतरा है। जेके भी उनके साथ है। यतीश समझ जाता है कि वो सब नागालैंड जा रहे हैं। वो कहता है हम भी वहीं जाएंगे। यहाँ देखते हैं कि सलोनी श्रीकांत को पिक करने आती है। सूची, अथर्व और धृति दूसरे गाड़ी में होते हैं और सोचने लगते हैं क्या सलोनी और श्रीकांत का कुछ चल रहा है क्या। इधर सलोनी श्रीकांत को बताती है कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ आने वाली है। सलोनी पूछती है तुम्हारी फैमिली कैसी है? श्रीकांत कहता है फिलहाल तो सब कुछ बिगड़ा हुआ है। मैं ज्यादा कुछ उन्हें बता तो नहीं सकता लेकिन फिर भी वो थोड़े बहुत समझते तो हैं और ज्यादा सवाल नहीं पूछते, पर पता नहीं कब क्या हो जाए। हमेशा इस बात का डर लगा रहता है। मीरा रुकमा को कॉल करती है और उसे काम के लिए तैयार रहने को बोलती है और कहती है थोड़ा संभल कर रहना, वहाँ पूरी फौज होगी। रुकमा श्रीकांत के बारे में और जानकारी मांगता है। मीरा कहती है कि उसकी फैमिली को टारगेट करने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब लोग उन्हें एंटी नेशनल मानते हैं। श्रीकांत को सस्पेंड करवा दिया गया है, यहाँ तक कि कुलकर्णी के मर्डर में श्रीकांत प्राइम सस्पेक्ट है। इसके बाद रुकमा उस रैली ग्राउंड में चला जाता है जहाँ प्राइम मिनिस्टर आने वाली थी। बॉबी रुकमा से कहता है पापा मुझे आइसक्रीम चाहिए। रुकमा कहता है मैं तेरा पापा नहीं हूँ और आइसक्रीम सेहत के लिए खराब होता है। ये सुनकर बॉबी उदास हो जाता है। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर रुकमा उसे आइसक्रीम खिलवाने ले जाता है। धीरे धीरे रुकमा और बॉबी की बॉन्डिंग अच्छी होने लगती है। यहाँ बॉबी अपना पूरा नाम बताता है, बॉबी मैकफेरिन। दूसरी तरफ सलोनी श्रीकांत और उसके परिवार को अपने एक दोस्त के घर पे ले आती है जो फिलहाल कश्मीर में पोस्टेड है। इसीलिए यहाँ कुछ समय के लिए श्रीकांत अपने परिवार के साथ रह सकता है। लेकिन श्रीकांत फैसला करता है कि वो और जेके किसी और घर में रहेंगे ताकि अगर कोई हमला हो तो परिवार से दूर रहे। फिर अकेले में श्रीकांत सूची से कहता है कि धृति पूछ रही थी कि हम दोनों अलग क्यों हो रहे हैं। मैंने उसे बता दिया कि मैं तुम्हारे लिए कभी इमोशनली अवेलेबल था ही नहीं। जो हुआ वो सब मेरी गलती है। और वो कहता है कि अभी भी उसे बस कुलकर्णी सर का बदला लेना है। जाने से पहले वो अपनी पत्नी को अपना फोन देता है और कहता है मैं हर सुबह 9 से 12 के बीच कॉल करूंगा, बाकी समय फोन ऑफ रखना। इधर यतीश, जोया और पूरी टीम नागालैंड पहुंच जाती है। पुलिस की टीम से उन्हें पता चलता है कि पीएम आने वाली है और हो सकता है कि श्रीकांत रैली में उनसे मिलने की कोशिश करे। श्रीकांत और जेके दूसरे घर में रहने के लिए आते हैं। सलोनी पूछती है आगे का क्या प्लान है। श्रीकांत कहता है जितनी जल्दी हो सके स्टीवन को ढूंढना होगा। सलोनी कहती है आसान नहीं है, वो शायद म्यांमार जा चुका है। श्रीकांत फिर एक अननोन नंबर पर मैसेज करता है और स्टीवन के बारे में पूछता है, लेकिन जवाब आता है कि उसे नहीं पता। अगले दिन प्राइम मिनिस्टर कोहिमा पहुंचती है। उन्हें देखने के लिए पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। इधर रुकमा बॉबी को स्कूल यूनिफॉर्म पहनाकर तैयार करता है और याद दिलाता है कि तुम्हें पता है ना कि क्या करना है। बॉबी कहता है हाँ, मैं ये बैग लोगों के बीच में छुपा दूंगा फिर वापस आ जाऊंगा। इसके बाद रुकमा बैग लेकर बॉबी को बाहर ले आता है। जैसे ही स्कूल बस आती है रुकमा बॉबी को बच्चों के बीच में भेज देता है ताकि वो आराम से अंदर चला जाए। बॉबी फिर अपना बैग एक डस्टबिन में डाल देता है और भागने लगता है, लेकिन अचानक जोया से टकरा जाता है। जोया उसे स्कूल यूनिफॉर्म में देखकर पूछती है क्या तुम भटक गए हो, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? तभी सामने एक कपल खड़ा दिखता है और वो उसे बॉबी के पेरेंट्स समझकर छोड़कर चली जाती है। बॉबी फिर भागता है लेकिन उसे बाहर निकलने का रास्ता मिलता नहीं। उधर रुकमा इंतजार कर रहा था लेकिन बॉबी तो यहाँ आइसक्रीम खाने लगता है। रुकमा बॉम्ब बनाने वाले आदमी से पूछता है जब तक बटन नहीं दबाऊंगा तब तक बॉम्ब नहीं फटेगा ना। वो आदमी कहता है ये बॉम्ब है, बॉम्ब की कोई गारंटी नहीं होती। इधर मीरा बम धमाके का इंतजार कर रही थी। बॉबी को नहीं आते देखकर वो तुरंत उसे ढूंढने निकलता है। रुकमा को उसके आदमी फोन करते हैं कि भैया आप तुरंत वहां से निकलिए, कुछ मिनट में बॉम्ब फट जाएगा, बॉबी को छोड़ दीजिए। लेकिन तभी वो बॉबी को देख लेता है और उसे तुरंत लेकर निकल पड़ता है। आखिर में पीएम वहां पहुंच जाती है और भीड़ देखकर उसे बहुत खुश होती है। तभी रुकमा बॉम्ब का बटन दबा देता है।
अगले सीन में न्यूज में दिखाया जाता है कि नागालैंड रैली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। पीएम किसी तरह बच गई, लेकिन कई लोग मारे गए और कई लोग घायल भी हुए हैं। विपक्ष आरोप लगाता है कि बम धमाके के पीछे शायद खुद प्राइम मिनिस्टर का हाथ है। ये सारा न्यूज देखकर संबित परेशान था। वारा प्रसाद कहता है कि सुना है द्वारकनाथ ने इस चैनल में इन्वेस्ट किया है, सोचा था वो हमारा एलाई है। प्राइम मिनिस्टर कहती है जिसे जो करना है करने दो, इस कुर्सी पर तो मैं ही बैठूंगी। यशवंत बताता है कि स्टीवन म्यांमार बॉर्डर में छुपा हुआ है और हमें एक ऑफ द रिकॉर्ड मिशन चलाना चाहिए। हमारी ब्लैक ऑप्स टीम उसे वहां जाकर पकड़ ले आएगी, बस आपकी परमिशन चाहिए। उधर हम देखते हैं कि मीरा नागालैंड पहुंच जाती और अचानक वहां रुकमा उसे मिलने आ जाता है। वो मीरा को अपने साथ चलने को बोलता है। मीरा मान जाती है और बैक सीट पर बैठ जाती है। सलोनी श्रीकांत और जेके से मिलने आती है और बताती है कि लोगों को लगता है कि प्राइम मिनिस्टर पर हुए अटैक के पीछे MCAS का हाथ है। श्रीकांत कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि पार्टी का लीडर मतलब स्टीवन तो खुद छुपा हुआ है, उसकी औकात ही नहीं है कि वो पीएम पर अटैक करे। इसके पीछे कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है जो MCAS को फंसा रही है। मुझे लगता है कि यह प्रोजेक्ट गुआन यू का हिस्सा हो सकता है। पहले ही इन लोगों ने कुलकर्णी सर को मारकर प्रोजेक्ट साहकार को डिरेल कर दिया और अब जब प्राइम मिनिस्टर यहाँ के लोगों से कनेक्ट करना चाहती है तभी उन पर अटैक हुआ। हो सकता है कि उनका मकसद सिर्फ पीएम को डराना हो, इसलिए हमें किसी भी तरह से जल्द स्टीवन को ढूंढना होगा। यतीश को उसकी टीम सलोनी के बारे में बताती है कि वो श्रीकांत के काफी करीब है। यतीश कहता है कि सलोनी पर नजर रखो। जोया रैली की फुटेज देख रही होती है और कहती है कि वो बिल्कुल श्योर है कि श्रीकांत रैली में नहीं था। यतीश पूछता है कि तुम तो श्रीकांत को बहुत ज्यादा एडमायर करती थी, वो तो तुम्हारे लिए हीरो थे। जोया कहती है कि उनकी वजह से हमारी टीम के बहुत सारे लोग मारे गए, अब उन्हें पसंद करने का कोई रीजन नहीं है। यतीश पूछता है क्या तुम मिलिंद की मौत का बदला ले रही हो। जोया कहती है मैं बस अपना काम कर रही हूँ। उधर रुकमा मीरा को लेकर जा रहा होता है और पीछे मीरा के लोग भी फॉलो करते हैं। तभी रुकमा गाड़ी तेज भगाने लगता है ताकि देख सके कि मीरा के लोग कितने लायक हैं। रुकमा बहुत आगे निकल जाता है और मीरा डर जाती है। वो बंदूक निकालकर उसे गाड़ी रोकने को बोलती है। मीरा उस पर चिल्लाती है कि आखिर मैं तुम्हें इतने पैसे क्यों दे रही हूँ, तुम मिशन को ठीक से पूरा नहीं करते हो। रैली में बॉम्ब पहले फटना चाहिए था, अगर प्राइम मिनिस्टर को कुछ हो जाता तो। रुकमा बताता है लेकिन कुछ हुआ तो नहीं ना, मतलब हमेशा की तरह काम पूरा हुआ। फिर दोनों वहां से निकलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर को सैटेलाइट इमेज दिखाकर बताया जाता है कि स्टीवन और MCS के लोग इंडिया म्यांमार के बॉर्डर के पास रुके हुए हैं। अगर उन्हें वहां से हटाने या उन पर अटैक करने की कोशिश की जाए तो जीरो कोलैटरल डैमेज की गारंटी नहीं दी जा सकती, लेकिन मिशन सक्सेस जरूर होगा, इसकी गारंटी है। इस मिशन को लीड करेगा कर्नल विक्रम। वारा प्रसाद चेतावनी देता है कि अगर अटैक में आम लोगों को जरा सी भी चोट पहुंची तो सब लोग सरकार के खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इस बार रिस्क लेने को तैयार थी। उधर मीरा और रुकमा बैठे होते हैं और रुकमा उसे लोकल ड्रिंक अपोंग पिलाता है। रुकमा कहता है कि वो ड्रिंक नहीं करता, जिस पर मीरा हंसते हुए कहती है यकीन नहीं होता कि एक ड्रग डीलर ड्रिंक नहीं करता। तभी बॉबी आ जाता है जो सोना नहीं चाहता, वो चाहता है कि पापा उसे सुलाएं, इसीलिए रुकमा बॉबी को लेकर चला जाता है। इधर यतीश जोया से आकर बात करता है, दोनों अपने परिवार के बारे में बात करते हैं। यतीश बताता है कि उसकी माँ दिल्ली में रहती है और उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं है। वो एक मिशन में था जब उसके पापा चल बसे और वो अपने पापा के अंतिम संस्कार में भी नहीं जा पाया। जोया बताती है कि वो अपनी माँ की एक लौती बेटी है और उसकी माँ को तो मिलिंद बहुत ज्यादा पसंद था। जब भी जोया घर से बाहर होती तो मिलिंद उसके घर पर आ जाता। मिलिंद को याद करके जोया रोने लगती और कहती है मैंने ही उसे दोबारा टास्क फोर्स ज्वाइन करने के लिए कन्विंस किया था। यतीश उसे संभालने के लिए गले लगाता है और जोया उसे किस कर लेती है, लेकिन फिर खुद को रोक लेती है। यतीश जोया को उसके बिस्तर पर सुला देता है। उधर मीरा अभी भी सिर्फ काम को लेकर बात करते रहती है तो रुकमा उसे कहता है कि ये नेचर कितना खूबसूरत है, आपको ये सब नहीं दिखता क्या, हमेशा काम और काम। रुकमा उसे बता देता है कि उसे बॉबी कैसे मिला। मीरा भी बोलती है कि उसे भी फैमिली नहीं चाहिए। रुकमा कहता है फिर तो आप मेरी ही तरह हो, लेकिन आपको फैमिली क्यों नहीं चाहिए। मीरा कहती है शादी एक गेम है लोगों को होम लोन बेचने के लिए, और उस बच्चे को खुद से अलग रखो वरना वो तुम्हारे लिए बोझ बन जाएगा। अगली सुबह श्रीकांत सूजी को कॉल करता है और उसे भी पता चल चुका है कि प्राइम मिनिस्टर पर हमला हुआ था। श्रीकांत कहता है मुझे भी पता नहीं आखिर चल क्या रहा है, अब तो बच्चे भी श्रीकांत को मिस करने लगे थे। तो श्रीकांत हंसकर कहता है अब इतना प्यार मत बरसाओ, मुझे इसकी आदत नहीं है, बस इतना याद रखना कि हम सब एक टीम है। इधर रुकमा बॉबी को लेकर फिर से नीमा के मम्मी पापा के पास छोड़ने चला जाता है। वो माफी मांगता है कि पिछली बार मामला ज्यादा बिगड़ गया था। वो लोग बॉबी को अपना लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन रुकमा को उसके पैसे वापस लौटा देते हैं। सुबह जोया कॉफी पीने आती है और रात जो कुछ भी हुआ उसके लिए यतीश से माफी मांगती है। यतीश कहता है कोई बात नहीं,
तभी उन्हें MCAS के तरफ से एक वीडियो मिलता है जिसमें वो साफ कर देते हैं कि कुलकर्णी और डेविड के मर्डर में उनका कोई हाथ नहीं है और उनके पास इसे साबित करने के लिए एक प्रूफ भी है। अगर सरकार को प्रूफ चाहिए तो 24 घंटे के अंदर उन्हें ईमेल करना होगा, वरना ये प्रूफ पब्लिक कर दिया जाएगा। यतीश रिप्लाई करने का सोचता है। वही वीडियो मीरा और रुकमा को भी मिलता है। श्रीकांत को भी ये वीडियो मिलता है और वो सोचता है कि ये वीडियो बनाया किसने है। वो जो भी है पहले उसे ढूंढना होगा। श्रीकांत, जेके और उनका ड्राइवर जेम्स सामने वाले साइबर कैफे पर नजर रखे हुए थे जोजो को ढूंढने के लिए, क्योंकि उसी ने वीडियो अपलोड किया था। जेके वहाँ पाइनएप्पल खाने लगता है और श्रीकांत फिर से उसे चिढ़ाता है कि 10 मिनट पहले तो तूने मोमो खाया। उधर रुकमा मीरा को बॉर्डर के पास फिनिक्स विलेज में ले जाता है और वहाँ दोनों कर्नल जूलोंग से मिलते हैं। मीरा उसे ढेर सारे पैसे देती है। जूलोंग सावधान कर देता है, तुम लोग जो कर रहे हो ये प्रोजेक्ट गुआन यू नहीं है और हम चाइनीज इंडियन जैसे नहीं है। अगर उन्हें पता चला वो तुम्हें सीधे गोली मार देंगे। इसके बाद जूलोंग उन्हें अपनी टीम से मिलाता है जिसमें बहुत सारे फाइटर्स थे। इधर श्रीकांत को एक लड़की दिखती है, वही लड़की जिसे उसने स्टीवन के साथ देखा था, मतलब वीडियो अपलोड उसी ने किया था। लॉयड मीरा के आदमी को बताता है कि जिस ईमेल से वीडियो अपलोड हुआ था उसी ईमेल से अभी लॉगिन हुआ है, तुरंत लोकेशन के लिए निकलो। एक आदमी कैफे में बैठे हुए आदमी को कॉल करता है कि अभी अभी ईमेल लॉगिन हुआ है, देखो वो कौन है। वो लड़का पीछे देखता है और बताता है ये तो एक लड़की है। श्रीकांत अंदर आता है और बगल वाले कंप्यूटर पर बैठ जाता है। वो लड़की को नाम से बुलाता है और कहता है शांत रहो, मुझे तुमसे बस बात करनी है। स्टीवन कहाँ है? लड़की कहती है मुझे नहीं पता। श्रीकांत कहता है मुझे पता है स्टीवन इनोसेंट है, MCAS ने अटैक नहीं किया, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, बता दो वो कहाँ है। लड़की नहीं बताती। श्रीकांत कहता है तुम लोग अकेले नहीं हो, मैं भी भाग रहा हूँ क्योंकि सबको लगता है कि मैंने कुलकर्णी को मारा। श्रीकांत अपना नंबर लिखकर उसे देता है, स्टीवन को कहना मुझसे कांटेक्ट करे। इसके बाद लड़की वहां से चली जाती है। श्रीकांत जैसे ही बाहर निकलता है वो कुछ आदमियों को बाइक पर निकलते हुए देखता है और उनमें से वो एक को पहचान लेता है, वही आदमी जो हमले के वक्त रुकमा के साथ था। वो तुरंत जेम्स से कहता है गाड़ी घुमा। असल में वो सभी लोग उस लड़की का पीछा कर रहे थे। वो लड़की रुकमा के आदमियों को देखकर भागती है। तभी श्रीकांत की गाड़ी से टकराकर एक आदमी गिर जाता है और श्रीकांत, जेके और रुकमा के लोगों के बीच में फायरिंग शुरू हो जाती है, लेकिन आखिर में वो सभी लोग वहां से भाग निकलते हैं। उधर प्राइम मिनिस्टर के कहने पर ब्लैक ऑप्स की टीम म्यांमार बॉर्डर की तरफ निकल पड़ती है। आखिर में उन्हें वहां MCAS का ठिकाना मिल जाता है, लेकिन पूरा कैंप खाली होता है। अचानक ब्लैक ऑप्स टीम पर हमला होता है और पूरी टीम मारी जाती है। ये सब देखकर प्राइम मिनिस्टर दंग रह जाती है। इधर श्रीकांत जब सो रहा था उसके घर के बाहर हलचल सुनाई देती है। वो बंदूक लेकर तैयार हो जाता है और देखता है एक आदमी ने जेके को बंदूक की नोक पर पकड़ा हुआ है। पीछे से कुछ और लोग आते हैं और श्रीकांत को बेहोश कर देते हैं, फिर जेके को भी बेहोश कर देते हैं। हमले में पता चलता है कि यूनिट से कोई भी बच नहीं पाया। प्राइम मिनिस्टर पूछती है क्या उन सोल्जर्स के परिवार वालों को पता है? यशवंत कहता है कि यह मिशन ऑफ द बुक हुआ था तो फैमिली को इन्फॉर्म नहीं कर सकते। प्राइम मिनिस्टर यशवंत को ही सुनाने लगती है, अब मैं क्या करूं? आपने ही कहा था ना कि ये आपका बेस्ट स्ट्रेटेजी है, देख लिए आप लोग क्या कर सकते हैं। वारा प्रसाद कहता है कुछ भी हो जाए इस मिशन की जानकारी बाहर नहीं आनी चाहिए। संबित भी कहता है कि अगर न्यूज बाहर आ गई तो हमें इसे डिनाई करना होगा। म्यांमार की मिट्टी में अब कोई ऑपरेशन हुआ ही नहीं था। अगली सुबह दिखता है कि यतीश और जोआ एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। यतीश उसे एक हर्बल दवाई देता है जो उसे एक गांव में मिली थी, जिससे जोया के एंग्जाइटी अटैक्स में मदद हो सके। जोया उसे थैंक यू कहती है। यतीश कहता है तुम चाहो तो थोड़ी देर और यहाँ रुक सकती हो। जोया समझाती है कि तुम जानते हो ना कि दो एजेंट्स एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। श्रीकांत और जेके को बेहोश करके स्टीवन के सामने लाया जाता है, जिसे वो दोनों शुरू से ढूंढ रहे थे। स्टीवन ऐसा इसलिए किया था कि दोनों को यहाँ का रास्ता पता न चल सके। वो इसके लिए दोनों से माफी भी मांगता है। फिर वो दोनों को सूप पीने को देता है। जेके को स्वाद बहुत पसंद आता है, लेकिन एक लड़की बताती है कि ये सूप असल में स्नेल का बना हुआ है। स्टीवन दोनों से पूछता है तुम्हें क्यों लगता है कि मैं बेगुनाह हूँ? श्रीकांत बताता है कि कुलकर्णी और डेविड को जिसने मारा मैंने उसे देखा है और मुझे भी सस्पेक्ट बनाया गया है, यानी मेरी और तुम्हारी हालत एक जैसी है। इससे बाहर निकलना है तो एक दूसरे की मदद करनी होगी। हमें उसे ढूंढना पड़ेगा जो इस सब के पीछे है। उसका नाम है रुकमा। स्टीवन बताता है कि वो तो यहाँ का सबसे बड़ा ड्रग स्मगलर है। जेके बताता है कि उसने चाइनीज लोगों की मदद करने के लिए यहाँ पर फिनिक्स विलेज सेटअप किया, जिसके बारे में स्टीवन को भी पता है। उन्होंने डेविड और कुलकर्णी को इसलिए मारा क्योंकि वो दोनों प्रोजेक्ट साहकार शुरू करने वाले थे, जो प्रोजेक्ट गुआन यू को काउंटर कर सकता था। रुकमा और कर्नल जूलोंग दोनों मिलकर ये हमला कर रहे हैं। वो लोग श्रीकांत और जेके को एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें मीरा की फोटो थी। श्रीकांत पूछता है ये कौन है? स्टीवन बताता है फिलहाल हमें भी नहीं पता, लेकिन ये रुकमा की नई क्लाइंट है और ये दोनों जूलोंग को बहुत पैसा दे रहे हैं। जेके पूछता
कहता है तुम्हारे पास ये फोटो कहाँ से आई। स्टीवन बताता है कि फिनिक्स विलेज में हमारे कुछ सपोर्टर्स हैं जो समय समय पर जानकारी भेजते रहते हैं। इसके बाद श्रीकांत तुरंत अपने बॉस कुमार को कॉल करता है जो श्रीकांत का नंबर ट्रेस करने का ऑर्डर देता है। श्रीकांत ये समझ जाता है और कहता है नंबर ट्रेस करने में टाइम मत गवाइए। कुमार पूछता है आखिर तुम भाग क्यों रहे हो। श्रीकांत थोड़ा इमोशनल होकर कहता है जिसने देश के लिए सब कुछ किया, पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी, उसे तोहफे में अरेस्ट वारंट दोगे तो भागने के अलावा क्या और चारा होगा। कुमार कहता है अगर तुम इनोसेंट हो तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद श्रीकांत रुकमा के बारे में बताता है, कहता है कि उसके साथ एक औरत भी है। कुमार कहता है मैं तुम्हारी बात सब सुनूंगा, लेकिन उससे पहले तुम और जे के सरेंडर करो। मेजर समीर जूलोंग को कॉल करता है और धमकी देता है कि वो रुकमा और मीरा की मदद कर रहा है हाई कमांड को बिना बताए। जूलोंग गुस्से में कहता है मुझे पता है आप मुझे धमकी दे रहे हो, लेकिन इस समय मैं डरने वाला नहीं हूँ और मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। शाम के समय श्रीकांत और स्टीवन डेविड को याद करते हैं और बताते हैं कि उन्होंने डेविड से कितना कुछ सीखा था। उधर जे के एक लड़की से पूछता है तुम इस सब में कैसे फंस गई। लड़की बताती है कि जब मैं बड़ी हुई तो मैंने बस अपने परिवार को लड़ते हुए देखा था, कभी अपने अधिकारों के लिए, कभी अपने घर को बचाने के लिए, और इसी लड़ाई में मेरी पूरी फैमिली खत्म हो गई। जेके पूछता है तुम्हारा घर है कहाँ। लड़की कहती है यहीं सामने है, लेकिन वहां जाकर फायदा क्या, घर पर कोई है ही नहीं, सिर्फ मेमोरीज हैं। स्टीवन रुकमा को पकड़ना चाहता है जो म्यांमार में छुपा हुआ है, लेकिन वहां जाना बहुत रिस्की हो सकता है क्योंकि बॉर्डर पर सिक्योरिटी बहुत ही स्ट्रिक्ट है। श्रीकांत चेलम को फोन करता है और बताता है कि मुझे म्यांमार जाना है और मैं अभी वांटेड मैन हूँ। चेलम कहता है कि कुछ ऐसा बताओ जो मैं नहीं जानता। श्रीकांत मदद मांगता है तो चेलम कहता है कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ जो हर वक्त तुम्हारी मदद करूंगा। अभी एक आदमी है जो तुम्हारी मदद कर सकता है, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारा ईगो तुम्हें रोक लेगा। उसे फोन करो, उसके अलावा तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। श्रीकांत उस आदमी को फोन लगाता है। इधर सूची सलोनी को कॉल करती और कहती है कि आज सुबह श्रीकांत का फोन नहीं आया। उसने कहा था कि वो हर दिन कॉल करेगा, पर सलोनी उसे शांत रहने को बोलती है और कहती है कि मैं चेक करके बताती हूँ। सुबह होते ही सलोनी श्रीकांत के घर पहुंचती और देखती है कि श्रीकांत और जे के घर पर नहीं है और पूरा सामान भी टूटा पड़ा है। जैसे ही वो घर से निकलती है दो लोग उसका पीछा करने लगते हैं। श्रीकांत सूची से आकर मिलती और कहती है कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। सूची पूछती है श्रीकांत ठीक तो है। सलोनी कहती है वो जहाँ भी होगा ठीक होगा, लेकिन फिलहाल ये घर कॉम्प्रोमाइज हो गया है, हमें यहाँ से निकलना होगा। यतीश को खबर मिल जाती है कि सलोनी श्रीकांत के परिवार की मदद कर रही है, इसीलिए उसकी टीम तुरंत सूची के घर पहुंचकर परिवार वालों को अपने साथ ले जाती है। जाते जाते यतीश सलोनी से कहता है कि तुमने एक क्रिमिनल की मदद की है, अब तुम पर इंक्वायरी बैठेगी। इस्लामाबाद में समीर एक आदमी से मिलने जाता है जो उसे द कलेक्टिव के बारे में बताता है जो इंडिया के साथ आर्म्स डील करने वाले हैं। वो कहता है कि पाकिस्तान भी चुप नहीं बैठेगा और चाइनीज भी नहीं, इससे साउथ एशिया में जंग का माहौल बन जाएगा। लेकिन वो आगे बताता है कि अच्छी खबर यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने इस डील को फिलहाल होल्ड पर डाल दिया है। समीर कहता है मगर कोई है जो प्राइम मिनिस्टर वासु को भड़काएगा ताकि वो ये डील मंजूर कर दे, और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान भी मजबूर होकर आर्म्स रेस में कूदेगा और देश की हालत और बिगड़ जाएगी। वो दूसरा आदमी कहता है फिर तो हमें किसी भी तरह से इस डील को रुकवाना होगा, हम सीधे शामिल नहीं हो सकते, इसीलिए तुम्हें ही कुछ करना होगा। कुमार संबित को कॉल करके बताता है कि श्रीकांत का फोन आया था और उसने उसे रुकमा का फोटो भेजा, वही जिसने कुलकर्णी को मारा था। फोटो में एक औरत भी है। कुमार बताता है कि उस औरत का नाम मीरा है। बैकग्राउंड चेक करने पर पता चला कि वो एक हाई लेवल फिक्सर है जो ग्लोबल कॉर्पोरेशंस के लिए काम करती है। कुमार बताता है मेरा मानना है कि मीरा ने ही रुकमा से हमला करवाया होगा और इसके पीछे जरूर कोई बड़ा गेम है। संबित पूछता है आपके पास क्या सबूत है कि श्रीकांत सच बोल रहा है, क्योंकि वो तो खुद भी प्राइम सस्पेक्ट है। कुमार कहता है श्रीकांत भाग सकता था पर फिर भी वो पीछे रहकर काम करना चाहता है, इसका मतलब कुछ तो होगा। संबित कहता है सीधे बोलिए आप चाहते क्या हैं। कुमार कहता है रुकमा और मीरा के खिलाफ इंटरपोल रेड नोटिस निकलवाइए। संबित कहता है कि ये इतना आसान नहीं है, पहले श्रीकांत को कस्टडी में लीजिए। फोन कटने के बाद संबित थोड़ा टेंशन में आ जाता है और वो एक दूसरे ड्रॉयर से एक और फोन निकालता है और द्वारकनाथ को कॉल करता है। कहता है कि यहाँ सब कुछ गड़बड़ हो गया है, डील कैंसिल करनी पड़ेगी। द्वारक गुस्से में कहता है कि ये नहीं हो सकता, मेरे ऊपर कलेक्टिव का प्रेशर है। संबित कहता है कि सब मीरा को पहचान चुके हैं और जल्द ही वो हमें भी ढूंढ लेंगे और फिर मेरा नाम भी सामने आ जाएगा। मुझे पहले से ही ये सब नहीं करना चाहिए था, सोचा था छोटी सी डिफेंस डील है, थोड़ा पैसा कमा लूंगा, लेकिन तुम लोगों ने तो कुलकर्णी को ही मार डाला। अब मीरा के खिलाफ रेड नोटिस का प्रेशर है, अगर पीएम को पता चल गया तो मैं ज्यादा देर इसे टाल नहीं पाऊंगा। द्वारक जवाब देता है मैं संभाल लूंगा और फोन काट देता है। जोया सलोनी से मिलने आती है
सलोनी बताती है कि उसे भी एडमिनिस्ट्रेटिव लीव पर भेज दिया गया है और श्रीकांत और जेके का भी अभी तक कोई पता नहीं चला। जोया कहती है मुझे सच में नहीं पता था कि यातीश की टीम में कोई तुम्हारा पीछा कर रहा था, वरना मैं तुम्हें बता देती। सलोनी कहती है कोई बात नहीं, लेकिन तुम पर शक तो नहीं हुआ। जोया कहती है पता नहीं, लेकिन जब श्रीकांत सर ने मुझसे मदद मांगी थी मुझे पता था कि यह बहुत रिस्की होने वाला है। देखते हैं फ्यूनरल में श्रीकांत ने जोया से कहा था कि टीम में कोई गद्दार है और जो लड़की वाला वीडियो श्रीकांत को मिला था वो असल में जोया ने ही भेजा था। सलोनी हैरान होकर कहती है लेकिन वही वीडियो अटैकर्स को भी मिला, मगर ये वीडियो तो सिर्फ एनआईए को भेजा गया था ना, फिर अटैकर्स को कैसे मिल गया? मतलब टीम में ही कोई है जो अटैकर्स की मदद कर रहा है। उधर श्रीकांत, स्टीवन और बाकी लोग जंगल में उस आदमी से मिलने जाते हैं जिसे श्रीकांत ने फोन किया था, लेकिन वहाँ सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है और कुछ सोल्जर्स आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। जोया सुचित्रा और बच्चों से मिलने आती है, लेकिन एक पुलिस वाला बताता है कि आपका टीम का ही कोई आदमी आया था और उन्हें ले गया। ये सुनकर जोया तुरंत सलोनी को फोन करती है, कहती है मुझे डर लग रहा है। इधर श्रीकांत और बाकी लोग जेल में बंद होते हैं। वहीं जेल में माइकल आता है, स्पेशल टास्क फोर्स ऑफिसर जिसे श्रीकांत फोन कर रहा था, और माइकल को हमने फर्जी वेब सीरीज में देखा था। श्रीकांत उसे देखकर गुस्सा भी था और खुश भी। माइकल उन सभी को बाहर निकलवाता है। उधर यतीश सुचित्रा और बच्चों को अपने सेफ हाउस में लाता है और उनकी पूरी खातिरदारी करता है। कहता है अगर कुछ चाहिए तो भास्कर को बताइएगा। सुचित्रा पूछती है हमें यहाँ बंद करके क्यों रखा गया है? यतीश कहता है आप लोगों को अरेस्ट नहीं किया गया है, बस प्रोटेक्टिव कस्टडी में रखा गया है। जोया श्रीकांत वाला नंबर पुनीत को देती है ट्रेस करवाने के लिए, इससे उन्हें पता चलेगा कि यतीश ने परिवार वालों को कहाँ रखा है। माइकल सबको लेकर एक तमिल रेस्टोरेंट में आता है। ये देखकर सभी हैरान होते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में एक तमिल रेस्टोरेंट कैसे हो सकता है। माइकल बताने लगता है कि एक समय था जब बर्मा में बड़े टी प्लांटेशंस का सारा बिजनेस तमिल लोग चलाते थे, लेकिन ये सब बर्मा के लोकल लोगों को पसंद नहीं आया, इसीलिए तमिलियंस को इंडिया आना पड़ा। उन्हीं में से एक माइकल के पिता भी थे जो प्लांटेशन मैनेजर थे। जेके पूछता है आपको इस एरिया के बारे में इतना कैसे पता? माइकल बताता है क्योंकि म्यांमार और इंडिया के बीच एक स्मगलिंग रूट है नकली नोटों के लिए। तभी वहाँ सुब्बू नाम का आदमी आता है और माइकल बताता है कि यही उन लोगों को बॉर्डर पार करवाने में मदद करेगा। जेके सुब्बू का चेहरा देखकर पूछता है ये सुब्बू कैसे हो सकता है? मैंने सोचा कोई तमिलियन होगा। सुब्बू बताता है मेरे पापा तमिलियन थे और माँ मणिपुरी। उधर द्वारकनाथ गुस्से में मीरा को फोन करता है, पूछता है तुम म्यांमार में क्या कर रही हो? मीरा कहती है बस काम पूरा करवाने आई हूँ। द्वारकनाथ कहता है तुम्हारे बारे में सबको पता चल गया है, अपना फोन चेक करो। मीरा फोन चेक करती है, उसका फोटो लीक हो गया था और इंडियन इंटेलिजेंस को उसके बारे में सब पता चल चुका है। द्वारक चिल्लाकर कहता है वहां से निकलो और यूके मत आना, कहीं अंडरग्राउंड हो जाओ। मीरा रुकमा पर चिल्लाती है तुम्हें ये सब बात पता नहीं चला? रुकमा कहता है मैं सबको संभाल लूंगा। मीरा कहती है अब अगला प्लान शुरू करना होगा, प्राइम मिनिस्टर पर प्रेशर बनाने का समय आ गया है। उधर सूची और धृति को वहां बंद रहकर बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि घर के चारों तरफ सिर्फ जंगल था और उन्हें एक कमरे में ही लॉक करके रखा गया था। सूची को समझ आता है कि उन्हें यहाँ बंद रखकर श्रीकांत पर सरेंडर का दबाव डाला जाएगा। वो कहती है कि वो ऐसा नहीं होने देगी और उन्हें किसी तरह यहाँ से निकलना ही होगा। अथर्व ऊपर बनी खिड़की से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन भाई बहन में तो कोई कोऑर्डिनेशन होता ही नहीं, तो प्लान फेल हो जाता है। इस बीच दिखाया जाता है कि ब्लैक ऑप्स टीम पर जो हमला हुआ कुछ लोग जिंदा थे और उन्हें पकड़कर रुकमा के पास लाया गया था। रुकमा उनसे सच्चाई उगलवाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग कुछ नहीं बताते हैं। उन सोल्जर्स के वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिए जाते हैं और प्राइम मिनिस्टर ये देखकर घबरा जाती है क्योंकि मिशन के बारे में सबको पता अब चल जाएगा। प्राइम मिनिस्टर गुस्से में अपनी टीम को फटकारती है अब तक तुम लोगों के दिए गए सारे आइडियाज फेल हो गए, अब मैं खुद डिसीजन लूंगी। म्यांमार एम्बेसडर से बात करो, मुझे मेरे सोल्जर्स वापस चाहिए। रात के समय सुब्बू श्रीकांत, जेके, स्टीवन और बाकी लोगों को बॉर्डर पार करवाने ले जाता है। वो सभी नदी के रास्ते दूसरी तरफ जा रहे थे। उधर जिस घर में सूची और बच्चे बंद थे उसी घर के बाहर कुछ लोग आते हैं। भास्कर बंदूक लेकर पूछने जाता है कि वो लोग है कौन, लेकिन पीछे से यतीश भास्कर को गोली मार देता है। इससे साफ हो जाता है कि असली गद्दार यतीश है। घबराकर सूची और धृति अथर्व को खिड़की से बाहर भेजते हैं। अथर्व बाहर से दरवाजा खोल देता है। यतीश कमरे में आता है तो देखता है कि तीनों भाग चुके थे। इधर तीनों फेंस पार करके जंगल की तरफ निकल जाते हैं। इधर सलोनी और जोया लोकेशन फॉलो करते हुए एक सुनसान जगह पर पहुंचती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अब यहाँ से कहाँ जाया जाए, तभी गनशॉट की आवाज आती है। तीनों मतलब के सूची, धृति, अथर्व छिपे होते हैं। सूची बच्चों से कहती है तुम लोग भागो, मैं उन्हें रोकती हूँ, लेकिन बच्चे नहीं मानते। एक आदमी सामने आता है बंदूक लेकर, लेकिन सलोनी उसे गोली मार देती है। सलोनी आगे बढ़ती है तभी उसे भी गोली लग जाती है। पीछे से जोया उस आदमी को मार गिराती है। आखिर में सलोनी और जोया सूची और दोनों बच्चों को ढूंढ लेती हैं।
म्यांमार में कैप्चर हुए इंडियन सोल्जर्स का वीडियो न्यूज चैनलों पर दिखाया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ म्यांमार उनकी तरफ से स्टेटमेंट आता है कि उन्हें इस ऑपरेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन अगर ऐसा है तो इसे एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। अब चाइना भी इंडिया को धमकी दे रहा था, लेकिन अभी तक प्राइम मिनिस्टर बासु की तरफ से एक शब्द सामने नहीं आया। प्राइम मिनिस्टर अपना मन बना लेती है कि बहुत हो गया डिप्लोमेसी का गेम, अब यहाँ से हमारी तरफ से आर्मी को भेजो और अपने सोल्जर्स को वापस लाओ। द्वारा को फोन करो और उसे कहो कि मैं डील के लिए तैयार हूँ। कहीं ना कहीं संबित अब जरूर खुश होगा। रुकमा अगले दिन मीरा को थाईलैंड भेजने की तैयारी कर रहा होता है। जाने से पहले मीरा उसे हर चीज के लिए थैंक यू कहती है कि मैंने जो सोचा था तुम वैसे नहीं निकले। रुकमा पूछता है तो फिर अगली बार हम कब मिलेंगे। मीरा कहती है हमारी लाइन में ये सब नहीं पूछा जाता, तुम तो जानते ही हो। दोनों गले मिलते हैं और मीरा वहां से चली जाती है। सुब्बू, श्रीकांत, स्टीवन और बाकी सबको एक गाँव के सामने छोड़कर वापस चला जाता है। जोया हॉस्पिटल में यतीश से मिलने आती है जिसे उसने गोली मारा था। वो उससे पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। यतीश कहता है कि इसके पीछे कोई सैड स्टोरी नहीं है। हम लोग अपनी जान दांव पर लगाकर काम करते हैं और बदले में हमें क्या मिलता है, एक सैलरी जिसे हम सैलरी भी नहीं कह सकते। हाँ, मैंने ये सब कुछ पैसों के लिए किया। वो जोया से पूछता है कि तुम आखिर ये सब क्यों कर रही हो। तुम और श्रीकांत भी किसी के इशारों पर नाच रहे हो, तुम्हें बस ये पता नहीं है। जोया बताती है कि मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ, मुझे अगर पैसे कमाने होते तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, मैंने ये चुना और हाँ, मैं देश के लिए ये सब कुछ कर रही हूँ। श्रीकांत जैसे ऑफिसर्स की वजह से देश के लोग चैन से सो पाते हैं। वो यतीश से कुलकर्णी के असैसिनेशन केस के बारे में कन्फेशन मांगती है, बदले में उसे जिंदा रहने का एक और मौका मिलेगा। उधर प्राइम मिनिस्टर को बताया जाता है कि अगर ये युद्ध शुरू हुआ तो बहुत लंबा चलेगा, इसलिए पूरी तैयारी के साथ जाना होगा। श्रीकांत और उसकी टीम गाँव पहुंचती है तो सब लोग उन्हें घूर रहे होते हैं। तभी एक लड़का आता है, तेमजन, जो स्टीवन का आदमी है और फिनिक्स विलेज में ही रहता है। तेमजन बताता है कि एक सीक्रेट ऑपरेशन में कुछ इंडियन सोल्जर्स यहाँ पकड़े गए हैं। स्टीवन श्रीकांत से कहता है कि इसका मतलब तुम्हारे यहाँ भी कोई गद्दार है। श्रीकांत समझ जाता है कि रुकमा सोल्जर्स की जान के बदले जरूर कुछ मांगने वाला है। तेमजन उन्हें गांव का मैप दिखाता है। श्रीकांत अब उन इंडियन सोल्जर्स को बचाना चाहता है जो यहीं कहीं विलेज में कैद हैं। तेमजन मैप में उनकी लोकेशन बता देता है और चला जाता है। जोया अपने सीनियर्स को यतीश का कन्फेशन सुनाती है जिसमें वो कबूल करता है कि टास्क फोर्स में सबके फोन्स कॉम्प्रोमाइज हो गए थे। एक ऑफिसर पूछता है कन्फेशन तो बदला भी जा सकता है, तुम्हारे पास क्या कोई ठोस सबूत है। जोया कहती है हाँ, बैंक ट्रांजैक्शंस और भी बहुत कुछ है, लेकिन फॉरेंसिक अभी उसकी जांच कर रही है। आखिर में वो लोग फैसला सुनाते हैं कि श्रीकांत इनोसेंट है और उसकी फैमिली को तुरंत प्रोटेक्टिव कस्टडी में रखा जाए। पुनीत को भी एक गुड न्यूज मिलती है। कुमार अंदर आता है और सबको बाहर जाने को कहता है। तब जोया उसे बताती है कि श्रीकांत म्यांमार में है। ये सुनकर कुमार गुस्से में आ जाता है और पूछता है तो फिर उसने मुझे ये सब कुछ क्यों नहीं बताया। पुनीत कहता है क्योंकि श्रीकांत को लगा कि टास्क फोर्स के अंदर कोई गद्दार है। कुमार कहता है मतलब श्रीकांत को लगता है कि मैं गद्दार हूँ। जोया कहती है यतीश पकड़ा गया तो आप अब सेफ हैं। रुकमा जूलोंग से मिलने जाता है जो उसे कैप्चर्ड इंडियन सोल्जर्स का वीडियो दिखाता है। वो कहता है कि इंडियन सोल्जर्स को पकड़ने की बात हमारी नहीं हुई थी, अब हम सब इंडियन गवर्नमेंट की नजर में आ चुके हैं। चाइनीज गवर्नमेंट भी मुझसे सवाल करेगी, तुम मुझे मरवा दोगे। इंडियन सोल्जर्स, मुझे मेरे विलेज से बाहर चाहिए, अगर कोई परेशानी हुई तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। स्टीवन अपनी टीम तैयार करता है और आज रात हमला करने का प्लान बनाता है। उलूपी सबका फोन ले लेती है। इधर हम उस न्यूज रिपोर्टर भाविक को देखते हैं जो हमेशा पीएम के खिलाफ न्यूज चलाते रहता है। उसे द्वारका का कॉल आता है। वो कहता है तुम्हारे लिए एक न्यूज है, जब तक मैं लैंड करूंगा मैं चाहता हूँ कि तुम वो न्यूज कवर करो। स्टीवन, श्रीकांत और पूरी टीम इंडियन सोल्जर्स को बचाने के लिए निकले होते हैं, लेकिन वही लोग खुद पकड़े जाते हैं। रुकमा उनसे मिलने आता है। ये दूसरी बार है जब रुकमा श्रीकांत से मिल रहा होता है। रुकमा पहले श्रीकांत पर ताने कसते हुए कहता है कि तुम ये दोहरी जिंदगी कैसे जी लेते हो, तुम अच्छे पति हो या अच्छे स्पाई हो। श्रीकांत उससे पूछता है कि वो आखिर ये सब क्यों कर रहा है। रुकमा उसे नीमा की फोटो दिखाता है और कहता है मैं इससे बहुत प्यार करता था, तेरी तरह मैं भी फैमिली मैन बनने वाला था, लेकिन तूने उसे मार दिया। श्रीकांत कहता है मैंने उसे नहीं मारा। रुकमा बोलता है लेकिन वो मरी तेरी वजह से। श्रीकांत कहता है कि उस लड़की ने तुझसे प्यार किया, उसी दिन उसने अपने डेथ सर्टिफिकेट पर साइन कर दिया था, उसकी मौत तेरी जिम्मेदारी है। रुकमा वहां से जाने लगता है और अपने आदमियों से कहता है इन्हें जेल में डाल दो, बाद में सोचेंगे क्या करना है, अगर इन्हें मारा तो जुलोंग भड़क जाएगा। उधर सलोनी सूची को भरोसा दिलाती है कि श्रीकांत वापस आएगा। सूची कहती है श्रीकांत ने मुझसे हमेशा झूठ बोला, हमेशा झूठी कहानियां सुनाई, लेकिन अब मैं देख सकती हूँ कि वो देश के लिए क्या करता है। कहीं ना कहीं अब लगता है कि मैं गलत फहमी में ही जी रही थी, वही ठीक था, क्योंकि तब मुझे हमेशा यकीन रहता था कि वो घर वापस
वापस लौट आएगा और अपनी कोई झूठी कहानी सुनाएगा। इसके बाद भाविक अपने न्यूज चैनल पर यह खबर चलाता है कि प्राइम मिनिस्टर वासु एक बड़ा डिफेंस डील साइन करने वाली है। द्वारकनाथ पीएम से मिलने आता है, बातचीत होती है और डील होने के बाद दोनों हाथ मिलाते हैं। इधर श्रीकांत, जेके और पूरी टीम जेल में बंद होती है। जेके तेमजन को बुरा भला कहने लगता है कि उसी के वजह से वो लोग यहाँ फंसे हैं। उलूपी और स्टीवन कहते हैं तेमजन हमें कभी इस तरह फंसाएगा नहीं। श्रीकांत जेके को शांत करता है। जेके कहता है मैं सिंगल ही मरूंगा और सिंगल होना सबसे बड़ा श्राप है। श्रीकांत कहता है मौत हमारे सिर पर है और तुझे अभी भी डेटिंग की पड़ी है। इधर हम देखते हैं कि तेमजन को भी रुकमा के लोगों ने पकड़ लिया था और उसे बहुत टॉर्चर किया गया था। यहाँ मीरा को देखते हैं जो खुद को किसी लड़ाई के लिए तैयार कर रही होती है। फिर कुछ लोग आकर श्रीकांत और बाकी सबको बचा लेते हैं। स्टीवन बताता है कि यह बेंजामिन है, म्यांमार के MCAS यूनिट का कमांडर। श्रीकांत प्लान बनाता है कि अब उन्हें इंडियन सोल्जर्स को छुड़ाना होगा क्योंकि उन्हीं सोल्जर्स के दम पर रुकमा इंडियन गवर्नमेंट पर दबाव बना रहा है। वो जेके और स्टीवन को कहता है सोल्जर्स को लेकर तुरंत इंडिया पहुंचो, मैं यहाँ सबको संभालूंगा। आखिर में सभी इंडियन सोल्जर्स मिल जाते हैं। स्टीवन के लोग उस जगह पर हर तरफ बम लगाने लगते हैं। जूलोंग के लोग जूलोंग को यहाँ पहुंचने में 10 मिनट लगेंगे, उससे पहले उन्हें रुकमा को ढूंढना होगा। फिर स्टीवन और जेके सोल्जर्स को लेकर निकलते हैं। बम ब्लास्ट होते ही वो लोग बाहर निकल आते हैं। रुकमा सायरन की आवाज सुनकर जाग जाता है और उसे पता चलता है कि श्रीकांत और उसकी टीम भाग निकली है। जूलोंग को भी खबर मिलती है कि उसके कैंप में ब्लास्ट हुआ है। उसे पता चलता है कि रुकमा के कैदी भाग गए थे और उन्होंने ही ब्लास्ट किया, इसलिए वो तो रुकमा पर ही बहुत ज्यादा गुस्सा था। यहाँ गोलियों की बारिश हो रही होती है। फिर रुकमा को पता चलता है कि इंडियन सोल्जर्स भाग चुके हैं, जिससे और भी ज्यादा गुस्से में वो आ जाता है। वो जूलोंग के आने से पहले यहाँ से भागने की तैयारी करता है। तभी श्रीकांत और उसकी टीम वहाँ पहुंचती है और दोनों के बीच गोलीबारी शुरू हो जाती है। रुकमा के लोगों का बैकअप आ रहा था, इसलिए स्टीवन की टीम को तुरंत निकलना पड़ता है। रुकमा घायल होकर भागता है। श्रीकांत उसके पीछे जाता है लेकिन विक्रम उसे रोकता है। श्रीकांत उसे चकमा देकर फिर रुकमा के पीछे चला जाता है और उस पर गोली चलाता है। दोनों में लड़ाई होती है। फिर रुकमा वहां से भाग जाता है। कुछ ही देर में जूलोंग के लोग वहां पर पहुंचते हैं। श्रीकांत एक गाड़ी लेकर वहां से भागता है लेकिन देखते हैं कि उसे भी गोली लगी हुई थी। दुश्मन उसका पीछा कर रहे थे, इसीलिए वो जंगल की तरफ जाने लगता है। लगातार ब्लीडिंग से वो बेहोश होने लगता है और उसकी गाड़ी पेड़ से टकरा जाती है। इधर जेके, स्टीवन और सोल्जर्स सामने वाले इंडियन बेस तक पहुंच जाते हैं। उधर हम मेजर समीर को देखते हैं जो स्नाइपर लेकर तैयार है। वो किसी को निशाना बनाकर ट्रिगर दबा देता है। विक्रम बेस पहुंचता है और जेके को बताता है कि श्रीकांत रुकमा के पीछे गया है, जिससे कि जेके भी टेंशन में आने लगता है। श्रीकांत घायल हालत में बाहर निकलता है। इधर उसके परिवार को हम एक गाड़ी में कहीं जाते हुए देखते हैं। जैसे ही श्रीकांत की आंखें बंद होती हैं, सीजन 3 यहीं पर एंड हो जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।